5 साल तक कैंसर बीमारी से लड़ने के बाद हिराको की जिंदगी इतनी दुख भरी बन गई थी कि वो सच में मरना चाहता था। एक दिन उसकी इच्छा फाइनली पूरी हो गई। उसके दिल की धड़कनें रुक गई और वो तुरंत मर जाता है। अपनी मौत के बाद हिराको खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। पहले तो वो सोचता है कि शायद ये स्वर्ग होगा, लेकिन तब एक भगवान उसके सामने आता है। भगवान उससे कहता है कि वो उसे एक दूसरा मौका देने वाला है, क्योंकि उसका पहला जीवन बहुत बेकार था। इस बार वो उसे एक अच्छा शरीर देने का वादा करता है, जो उसे धोखा नहीं देगा जैसे पहले दिया था। भगवान सच्चे मन से माफी मांगता है कि हिराको को इतना दुख सहना पड़ा और कहता है कि वो अपनी नई जिंदगी के लिए कुछ भी मांग सकता है, क्योंकि वो हर इच्छा पूरी कर सकता है। हिराको के पास हजारों ऑप्शंस थे, लेकिन उसके सिर्फ एक ही मांग थे। वो अपनी अगली जिंदगी एक किसान के रूप में जीना चाहता था। भगवान हैरान हो जाता है, इतने सारे ऑप्शंस होते हुए भी किसान बनना। फिर भी हिराको समझाता है कि जब वो हॉस्पिटल में था उसने एक शो देखा था जिसमें किसानों को दिखाया गया था और उसे वो बहुत कूल लगे थे। भगवान हंस पड़ता है और कहता है ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसके साथ ही वो उसे एक बोनस गिफ्ट भी देता है, द ऑलमाइटी फार्मिंग टूल, एक ऐसे जादुई औजार जिसमें अद्भुत शक्तियाँ होती है। उसके बाद भगवान उसे दूसरी दुनिया में भेज देता है। हिराको जब आँख खोलता है तो देखता है कि वो एक जंगल के बीच जमीन पर पड़ा है। सबसे पहले उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि अब उसके पास एक बेहतर जिंदगी है। सालों बाद वो एक शांत और आराम भरी जिंदगी की उम्मीद करता है, एक किसान के रूप में। अपने आप को देखते हुए उसे लगता है कि वो पहले से काफी जवान हो गया है, लेकिन साथ ही ज्यादा भद्दा भी लग रहा है। और तो और भगवान ने उसे इतने सस्ते कपड़े भेज दिए थे जैसे किसी सड़क के किनारे खरीदा हो। पर अपने पिछले जिंदगी के बारे में सोचकर हिराको कहता है चलो कोई बात नहीं, कम से कम इस बार कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है। फिर वो अपना ऑलमाइटी फार्मिंग टूल निकालता है और एक फावड़ा समन करता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये होती है कि उसे जितनी मर्जी जमीन खोद लो उसे थकान नहीं होती। इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होकर हिराको जंगल में थोड़ा टहलने निकलता है। लेकिन जल्दी ही उसे ये बात समझ आती है कि रहने के लिए उसे एक सुरक्षित जगह चाहिए, क्योंकि यहाँ आसपास डरावने मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। वो एक बड़ा मजबूत पेड़ देखता है और सोचता है कि यही उसके बेस बनाने के लिए सही जगह है। लेकिन एक और दिक्कत है, पानी। उसके आसपास ना कोई नदी है और ना ही कुआं, और पानी तो जीने के लिए सबसे जरूरी है। तो वो अपना फार्मिंग टूल फिर से समन करता है, जो इस बार एक शोवेल में बदल जाता है। हिराको जमीन खोदना शुरू करता है और ये औजार बहुत काम का साबित होता है, क्योंकि ये कई रूप ले सकता है। पर एक लिमिट है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनें नहीं बना सकता। फिर भी जमीन खोदना बहुत आसान लगता है। हिराको लगातार खोदता रहता है जब तक कि उसे पानी मिल जाता है, और अब उसके पास अपना कुआं है। अब जब पानी का जुगाड़ हो गया है तो अगला स्टेप था खाना। अजीब बात ये थी कि इतना काम करने के बाद भी हिराको को भूख नहीं लगती। फिर भी वो सोचता है कि खाना रेडी रखना समझदारी होगी, इसलिए वो फैसला करता है कि शिकार करना पड़ेगा। फिलहाल उसका मेन टारगेट है एक घर बनाना। ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की मदद से वो पेड़ काट कर उन्हें अच्छे से लकड़ी के टुकड़ों में बदल लेता है। लेकिन जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू होता है हिराको समझ आता है कि घर बनाना उतना आसान नहीं जितना लगा था। वो डिजाइन, मजबूती और उसको बैलेंस में रखने वाले चीजों के बारे में सोचता रहता है और देखता है कि वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। सूरज ढलने लगता है और उसे एक रोशनी की जरूरत होती है। वो फार्मिंग टूल से एक टॉर्च या लैंप समन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं आता। फिर वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास समन करता है जो आ जाते हैं, लेकिन रात में बेकार साबित होते हैं, तो वो उसे साइड में रख देता है। उस रात हिराको एक पेड़ के अंदर छोटी सी जगह खोद कर वहाँ सो जाता है। पर क्योंकि ऐसे जगह में सोना मुश्किल होता है, इसलिए वो अपना समय लकड़ी के फर्नीचर बनाने में लगाता है। और जब वो खत्म करता है तो उसे खुद पर यकीन नहीं होता, उसका काम बहुत अच्छा होता है। अगले दिन हिराको अपने एरिया के सारे पेड़ और झाड़ियाँ साफ करता है ताकि वो अपनी जमीन को काम पे लगा सके। जब हिराको काम शुरू करने वाला होता है तभी एक रैबिट मॉन्स्टर अचानक उसकी तरफ दौड़ता है, एकदम गुस्से में। हिराको एक ही बार में अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल से उसके सर पर वार करता है और बस उसे एक हमले में मॉन्स्टर मर जाता है। उसके बाद हिराको उस मॉन्स्टर का मांस यूज करता है दोपहर के खाने के लिए। अगला काम होता है टॉयलेट बनाना। शुरुआत में उसमें ज्यादा प्राइवेसी नहीं होती, इसलिए हिराको उसके आसपास दीवारें बना देता है ताकि वो थोड़ा सही लगे, और दिन भर वो खेती के लिए जमीन को तैयार करता है। शाम तक उसने काफी कुछ कर लिया होता है, लेकिन उसके पास अभी तक पौधे उगाने के लिए बीज नहीं होते। वो फैसला करता है कि रात को सो जाएगा और अगले दिन जंगल में जाकर कुछ बीज या फल ढूंढेगा। सुबह जब हिराको उठता है तो उसे देखकर हैरानी होते हैं कि पौधे पहले से उगने लगे हैं, जबकि उसने अभी तक बीज नहीं बोया। वो समझ आता है कि ये ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की ताकत है जो उसके फसलों को खतरनाक जानवरों जैसे रैबिट मॉन्स्टर से बचाते हैं। वो अपने खेत के आसपास एक फेंस बना देता है। हर दिन हिराको पौधों को पानी देता है और वो बहुत तेज बढ़ने लगता है। उसे नहीं पता कि ये किस प्रकार के पौधे हैं, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि ये खाने लायक होंगे। कुछ दिन के मेहनत के बाद हिराको अपना घर बना लेता है। बीच में एक समय आता है जब वो इतना थक जाता है कि ऊपर तक लकड़ी नहीं उठा पाता, तो वो जमीन
को थोड़ा खोद कर नीचे कर देता है ताकि हाइट मिल जाए। अगले दिन जब वो अपनी खेती का काम कर रहा होता है, उसे दो बड़े कुत्ते दिखता है। पहले तो वो डरावने लगता है, लेकिन असल में वो शांत निकलता है, बस थोड़े कमजोर और भूखे हैं। हिराको उन्हें अपनी जमीन पर स्वागत करता है और उन्हें अपना बचा हुआ मांस खिलाता है। उनमें से एक का पेट बड़ा होता है तो हिराको सोचता है कि या तो ये प्रेग्नेंट है या फिर ज्यादा खा लेती है। इन दोनों कुत्तों का ख्याल रखते हुए हिराको को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो हमेशा से एक डॉगी पालना चाहता था। अब वो सही में उन्हें रखने का सोचता है। तभी वो कुत्ता एक अजीब चेहरा बनाते हैं जिससे हिराको समझ आता है कि वो बच्चे देने वाले हैं। वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है और डिलीवरी के लिए तैयारी करता है, लेकिन क्योंकि उसने कभी पहले डिस्कवरी चैनल नहीं देखा होता तो उसे बिल्कुल पता नहीं कि क्या करना है। उस शाम वो कुत्तों को अपने घर में छोड़कर खुद एक पेड़ के अंदर सो जाता है, ये सोचकर कि शायद उन कुत्तों को थोड़ा प्राइवेसी देना बेहतर रहेगा। अगले दिन जब वो चेक करता है तो देखकर खुश हो जाता है कि कुछ प्यारे से पपीज पैदा हो चुके हैं और वो बहुत क्यूट है। हिराको सोचता है कि कुत्ते बच्चे होने के बाद चले जाएंगे, लेकिन अब उनको उसके घर से लगाव हो गया है और वो जाने को तैयार नहीं। ये देखकर हिराको फैसला करता है कि वो अपने लिए एक बड़ा और अच्छा घर बनाएगा और वो पुराना घर कुत्तों के लिए छोड़ देगा। थोड़े समय बाद उसकी फसलें तैयार हो जाते हैं और वो असल में टमाटर निकलता है। हिराको उन्हें चेक कर कंफर्म करता है कि ये सच में टमाटर ही है ना। उन पपीज को भी वो नाम देता है, लड़के वाले का नाम कुरो और उस लड़की का नाम यूकी। उधर ऊपर भगवान सोचता है कि हिराको अपनी नई जिंदगी में कैसा कर रहा होगा। तभी उसे एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है। उसने हिराको को एक बहुत ही खतरनाक जंगल में भेज दिया है जिसे फॉरेस्ट ऑफ डेथ कहते हैं। भगवान सोचता है कि उसे तुरंत वापस लाना चाहिए, लेकिन फिर याद आता है कि नियम कहता है वो किसी को दी हुई जिंदगी में दखल नहीं दे सकता। भगवान सोचता है कि हिराको शायद उस दुनिया में मर जाएगा और वापस उसके पास आएगा, तब वो सब सही कर देगा। लेकिन हिराको तो बहुत अच्छा कर रहा होता है। उसने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल से कई फसलें उगा ली होती है। ये औजार तब काम करता है जब वो सोचता है कि उसे क्या उगाना है और तुरंत बीज जमीन में अपने आप बोए जाते हैं। पौधे इतने तेजी से उगते हैं कि उसे समझ नहीं आता कि इन सब के साथ क्या करे। हिराको महसूस करता है कि वो यह भगवान के कारण है, इसलिए वो उनके लिए एक स्टैचू बनाता है उन्हें सम्मान देने के लिए। उस दिन वो कुछ नया ट्राई करने का सोचता है और कुछ फल देने वाले पेड़ लगाता है। उसे पता है कि फल के पेड़ों को बढ़ने के लिए सालों लगता है, लेकिन वो इंतजार करने के लिए तैयार है। इन सब के बीच कुरो और यूकी उसके अच्छे दोस्त बन गए हैं। अगर वो ना होते तो हिराको शायद बहुत अकेला महसूस करता। उसे ये भी दिखता है कि उनके सर पर छोटी सी सींग है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि ये नई दुनिया है और यहाँ के कुत्ते शायद सींग वाले होते हैं। कुरो और यूकी हिराको के लिए बहुत मददगार साबित होता है। अक्सर वो उसे जंगल के रास्ते दिखाते हुए ले जाता है, जब तक कि हिराको ने एक नदी नहीं ढूंढ ली जिसे अब वो अपने पानी का मेन सोर्स बना लेता है। सफर के लिए हिराको अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल को बदलकर एक ट्रॉली बना लेता है जिसे वो चीजें बहुत तेज और बिना थके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। लेकिन रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसलिए वो सोचता है कि उसे ये ठीक करना पड़ेगा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरता कि सर्दी का मौसम पास आने लगता है। हिराको समझता है कि उसे इसके लिए तैयारी करनी होगी। वो रैबिट मॉन्स्टर्स की खाल से गर्म कपड़े बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से बहुत बदबू आती है, इसलिए उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, आग जलाकर अपनी झोपड़ी के अंदर रहना। एक दिन उसे अचानक एक मकड़ी मिलती है जो अपने जालों से एकदम बढ़िया क्वालिटी के कपड़े बना सकते हैं। हिराको समझ आता है कि ये मकड़ी काफी काम की हो सकती है, इसलिए वो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और उसका नाम रखता है जाबुदन। जाबुदन हिराको के लिए एक स्टाइलिश जैकेट बनाता है जो वो सर्दी के दिनों में पहन सकता है और घर के लिए कई और काम की चीजें भी बनाता है। आखिर सर्दी आ जाती है, लेकिन जाबुदन और हिराको की तैयारी की वजह से सब ठीक चल रहा होता है। कुरो और यूकी दोनों अपने घर के अंदर सुकून से रहता है, लेकिन जाबुदन लगता है जैसे हाइबरनेशन मोड में चला गया है क्योंकि वो अपने घर से काफी दिनों से नीचे नहीं आया। अभी तक सब कुछ शांत और नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत सामने आती है। हिराको को काफी समय हो गया किसी इंसान से बात किए हुए। अब वो अकेला महसूस करने लगता है और उसे डर होता है कि कहीं वो बोलना ही न भूल जाए। कुछ दिनों बाद बसंत का मौसम आ जाता है। पपी सब बड़े हो गए होते हैं और जंगल में अपने पार्टनर्स ढूंढने निकलते हैं। उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो कुछ और जंगल के कुत्तों से मिलता है और उन्हें हिराको से मिलाने वापस ले आता है। ऊपर से जाबुदन भी अब माँ बन चुकी होती है। उसने छोटी स्पाइडर्स पैदा किया होता है। हिराको समझ आता है कि अब उसके घर में और ज्यादा मेंबर्स बढ़ गए हैं, इसलिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी सबका ख्याल रखने के लिए। तभी जाबुदन एक वार्निंग सिग्नल देता है। हिराको तुरंत समझ आता है कि जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। वो बिना देर किए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल के अंदर जाकर उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो एक पेड़ के पीछे डर के मारे छिपी होती है। जैसे वो हिराको को देखते हैं वो तुरंत मदद के लिए चिल्लाती है। हिराको उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जैसे वो उसके करीब जाता है लड़की उसे पकड़ लेती है और उसके गर्दन पर काट लेती है। अब ये पूरी सिचुएशन थोड़ा वैसे टाइप का बन गया था जैसे हारुको को पसंद आते हैं, इसीलिए वो थोड़ा शर्मा जाता है। उस लड़की के शरीर में तब बदलाव आता है। उसके कपड़े एक सुंदर आउटफिट में बदल जाते
जाता है और वो ज्यादा बड़ी लगने लगती है। लेकिन हिराको के कुत्ते तुरंत उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें वो खतरा लगती है। लड़के तुरंत खुद को बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन हिराको जल्दी से कुत्तों को रोकने के लिए चिल्लाता है। फिर वो लड़के हिराको को समझाते हैं कि उसने उसे काटा इसलिए था क्योंकि यही उसका एकलौता तरीका था अपनी शक्ति वापस पाने का। वो ये भी बताती है कि उस पर पहले हमला इसलिए हुआ क्योंकि उसने सोचा था कि वो उन कुत्तों में से एक को हरा सकते हैं। ये देखकर हिराको समझ आता है कि वो खतरनाक नहीं है बल्कि बेकार में लड़ रहे थे। वो उसे और थोड़ा अपना खून पीने का ऑफर भी देता है ताकि उसकी पूरी ताकत वापस आ जाए। उसके बाद वो उसे अपनी फार्म पे ले जाता है। लड़के ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो एक टमाटर का टुकड़ा खाकर सच में उसके टेस्ट से इम्प्रेस हो जाते हैं। दिन का बाकी हिस्सा वो दोनों मजे करते हुए और एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए गुजारते हैं। हिराको के लिए पहली बार था बहुत दिनों के बाद जब उसने किसी इंसान के साथ वक्त बिताया, इसीलिए वो सच में खुश होता है। दिन के अंत में लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम लूसी है और वो एक वैम्पायर है। वो बताती है कि वो जंगल में दवाइयों के पौधों पर रिसर्च करने आए थे, लेकिन कुछ नॉबल्स ने उसकी रिसर्च चुराने की कोशिश की और उसे लड़ना पड़ा। अपने आप को छुपाने के लिए उसे कोई सुरक्षित जगह चाहिए थी और ये जंगल सबसे बेहतर था। हिराको देखता है कि वो अपने हाथ से एक पैनल खोलते हैं जिससे वो सोचता है कि शायद ये मैजिक है। तब उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में मैजिक सच में मौजूद है। ये सब सोचकर हिराको लूसी की तरफ देखता है और समझता है कि शायद उसे फिर कभी ऐसे लड़के ना मिले। बिना सोचे समझे वो तुरंत उसे प्रपोज कर देता है, ये कहकर कि वो हमेशा उसके साथ रहे। वो समझाता है कि उसने ये बेस इसलिए बनाया था ताकि वो सबसे दूर शांति से अकेला जी सके। लूसी इस अचानक प्रपोजल पर लाल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो हाँ कर देते हैं क्योंकि उसके पास वैसे भी कहीं और जाने की जगह नहीं होती। अगली सुबह वो दोनों कैबिन से बाहर निकलते हैं। लगता है रात उनके लिए काफी मुश्किल रही थी। लूसी पूछते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। हिराको कहता है कि वो सोच रहा था कुछ पेड़ों को चेक करे, देखे वो कैसे बढ़ रहे हैं। लूसी कहते हैं कि वो भी साथ चलेंगे, लेकिन पहले थोड़ा फ्रेश होना चाहते हैं। सब होने के बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। तभी जाबूतन एक वार्निंग सिग्नल देता है। हिराको तुरंत समझ जाता है कि कुछ अजीब हो रहा है, तो वो और लूसी दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर हिराको एक ऐसा सीन देखता है जो उसे बहुत पहले का याद दिलाता है। एक खूबसूरत लड़की पेड़ से बंधी हुई होती है। जैसे वो हिराको को देखते हैं वो मदद के लिए चिल्लाते हैं। हिराको तुरंत जाकर उसकी रस्सी खोल देता है। जैसे वो आजाद होते हैं लड़की अपने मैजिक यूज करके अपने आप को साफ करते हैं। इसी बीच लूसी चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़के उसे रोक कर कहते हैं कि वो तुरंत इधर आए। पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर वो सब लोग वापस घर में लौट आते हैं, जहाँ हिराको को पता चलता है कि लूसी और वो लड़के दोनों एक जैसे हालत में हैं। दोनों नॉबल से भाग रही है। वो लड़की अपना नाम बताती है, टिया, जो एक एंजल है। वो लूसी से पूछते हैं कि ये आदमी कौन है जो उसके साथ है। लूसी शर्मा कर कहते हैं ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर हिराको भी शर्मा जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब लूसी ने उसे अपना हस्बैंड कहा था। टिया ये सुनकर सच में बहुत हैरान हो जाते हैं, पर इस टॉपिक को थोड़ा साइड में रख के हिराको टिया से पूछता है कि एक एंजल होने के बावजूद वो लूसी का पीछा क्यों कर रहे थे। टिया समझाती है कि सबसे पहले एंजल सिर्फ पवित्र प्राणी नहीं होते बल्कि ज्यादातर वॉरियर्स होते हैं। इसके अलावा लूसी के सर पर एक बड़ा बाउंड्री रखा गया था क्योंकि उसने पहले बहुत दवाई मचाए थे जब वो गुस्से में आकर सब कुछ उड़ा देती थी। उस समय लूसी अपना सारा वक्त अजीब अजीब दवाइयों और पोशंस पर रिसर्च करने में लगाती थी और जैसे ही कोई छोटी सी बात उसे परेशान करते वो बिना सोचे सब कुछ उड़ा देती थी। इस हरकत से नॉबल्स इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसके सर पर इनाम रख दिया। ये सब सुनकर लूसी मान लेती है कि उसने शायद उस वक्त कुछ ज्यादा कर दिया था, लेकिन वो ये सुनकर हैरान होती है कि टिया को इस सब के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि लूसी वो इंसान है जो कभी अपनी कमजोरी दिखाना पसंद नहीं करती। लूसी बताती है कि उसे तब समझ आया जब उसने अपनी कमजोरी खुद महसूस की, जब वो हिराको के कुत्तों से टकराए थे। इस बात को छोड़कर वो खुशी खुशी टिया से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ जंगल में रहना चाहेगी। टिया कुछ सेकंड्स के लिए सोचते हैं, लेकिन आखिरकार हाँ कर देते हैं। इसके बाद लूसी टिया को पूरे फार्म का टूर करवाते हैं और जाबूतन से भी मिलवाते हैं, लेकिन टिया को स्पाइडर्स बिल्कुल पसंद नहीं होते। अब टिया भी फार्म के कुछ काम में मदद करेगी। दिन भर के काम करने के बाद वो थक जाते हैं, लेकिन टिया और लूसी दोनों अपने मैजिक से तुरंत अपने आप को साफ कर लेते हैं, जिसे देखकर हिराको कहता है कि काश वो भी ऐसा कर सकता। फिर वो सब अंदर जाता है, जहाँ हिराको टिया को एक स्ट्रॉबेरी चखने के लिए देता है जो उसने उस दिन तोड़ी थी। टिया उसे खाकर कहती है कि बहुत स्वादिष्ट है और खेती का काम उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा बढ़िया है। ये कहकर टिया तय करते हैं कि वो यहाँ उनके साथ ही रहेगी। अगले कुछ दिनों में टिया उनके साथ खेती बाड़ी में मदद करने लगते हैं। एक दिन वो कहते हैं कि उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉबेरीज लगानी चाहिए, लेकिन हिराको उसे समझाता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि उनके पास उतनी खेती की क्षमता नहीं है और लोग भी कम है। टिया सुझाव देते हैं कि उन्हें और मेंबर्स रख लेने चाहिए, लेकिन हिराको कहता है कि ये ठीक नहीं होगा। अगर वो ज्यादा फसल उगा लेंगे तो उसे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। वॉक करते हुए हिराको कुरो और युकी के नाती पोती से मिलता है, मतलब उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। जाबूतन के
बच्चे भी बढ़ गए हैं, लेकिन आधे जंगल छोड़कर निकल जाते हैं और आधे वहीं रुक जाते हैं। तब तिया बोलती है कि उसे भी एक सफर पर जाना है, लेकिन वो वादा करते हैं कि वो जल्दी लौट आएगी। पहले तो हीरा को परेशान हो जाता है कि शायद वो भी उसे छोड़कर जा रही है, जैसे जाबूतन के बच्चे गए थे, लेकिन तिया उसे तसल्ली देती है कि वो जरूर वापस आएगी। कुछ दिनों बाद तिया वाकई लौट आती है जैसे उसने वादा किया था, लेकिन इस बार वो कुछ एल्फ लड़कियों के साथ होते हैं। उनमें से जो लीडर होती है वो अपना नाम बताती है, लिया, और कहते हैं कि उन सब के नाम मिलते जुलते हैं क्योंकि वो एक ही परिवार से है। लिया समझाती है कि वो सब यहाँ इसलिए आई है क्योंकि तिया ने उन्हें यहाँ आने का सुझाव दिया था। वो सब हिराको से पूछता है कि क्या वो उनके साथ यहाँ रह सकती है। तिया फिर बताती है कि इन एल्फ्स का बहुत दुख भरा इतिहास है। वो सब पहले एक दूर गाँव में रहते थे, लेकिन उनका गाँव तबाह कर दिया गया और उनका वंश बिखर गया। तब से वो सब एक ऐसी जगह की तलाश में है जहाँ वो अपना घर बसा सके। अगर उन्हें एक सही जगह ना मिली तो वो अपना वंश दोबारा खड़ा नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो सब हिराको के सामने हाथ जोड़कर उसे यही रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें अपने साथ रहने दे। हिराको कुछ देर के लिए सोचता है, फिर उन्हें बताता है कि यहाँ पहले से ही अलग अलग प्रजातियाँ रहता है, इसीलिए अगर सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। एल्व्स इस बात को मान जाते हैं, लेकिन उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि यहाँ और कौन से प्राणी रहते हैं। लूसी उन्हें जाबूतन यानी स्पाइडर को दिखाते हैं और सभी एल्व्स डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। अब जब यहाँ रहने वालों की संख्या बढ़ गई है, हिराको फैसला करता है कि सबके लिए एक बड़ा घर बनाया जाए जहाँ सब मिलकर रह सके, क्योंकि सारे एल्व्स एक साथ रहना चाहते हैं। उसके बाद वो एक टॉयलेट और कचरा फेंकने की जगह बनाता है। एल्व्स भी कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं और लगभग 10 दिनों में सब कुछ तैयार हो जाता है। जब हिराको उन्हें डाइनिंग टेबल पे मुस्कुराते हुए बैठते देखता है तो वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि ये जगह सबके लिए खुशहाल और सुरक्षित घर बन जाए। एल्व्स जल्दी ही खेती में मदद करना सीख लेते हैं। वो लोग फसलों को काटना और उनके स्वाद को चखते हैं ताकि उन्हें समझ आए कौन सी सब्जी या फल उन्हें पसंद है और कौन से नहीं। एक दिन जब हिराको और लिया फसलों को अलग कर रहे होते हैं, हिराको को ये जानकर हैरानी होती है कि लिया जो एक एल्फ है वो आग का इस्तेमाल करते हैं और मांस भी खाते हैं। ये सुनकर वो चौंक जाता है क्योंकि उसका हमेशा ये मानना था कि एल्व्स प्रकृति के साथ मिलजुल कर जीने वाले प्राणी होते हैं जो सिर्फ पेड़ों के फल खाते हैं और उनसे बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। उसकी बातें सुनकर लिया थोड़ी सीरियस हो जाते हैं। वो हिराको से कहते हैं कि अगर वो ऐसे सोचकर जीना चाहेगा कि एल्व्स बस शांत पेड़ों के नीचे रहते हैं तो इस जंगल में वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अगले दिन हिराको अपने फार्मिंग के काम की शुरुआत करने जा रहा होता है। तब जाबूतन उसका ध्यान खींचते हैं और उसे एक बड़ी रानी मधुमक्खी दिखाते हैं जो उसने पकड़ी होती है। पहले हिराको सोचता है कि जाबूतन उसे खा लेंगे, लेकिन जाबूतन कहता है कि वो उसे पालना चाहते हैं। हिराको को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो उस मक्खी और उसके साथियों के लिए एक घर बना देता है। मक्खियाँ नॉर्मल साइज की होती है जबकि रानी बहुत बड़ी होती है। इसके बाद हिराको अपना ज्यादा समय एक झील के लिए जमीन खोदने में लगाता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पानी को झील तक कैसे लाए। तब लिया उसे आइडिया देती है कि नदी से झील तक एक पाइप बना दी जाए। ये सुनकर सब मिलकर काम में लग जाता है। थोड़ी मेहनत के बाद वो पाइप बन जाता है और झील से जोड़ दिया जाता है जिससे पानी बहने लगता है। कुछ मछलियाँ भी पानी के साथ आ जाते हैं। हिराको उन्हें पकड़कर अपने लंच के लिए तैयार करता है। तिया और लूसी जब उन मछलियों को देखते हैं तो वो पहचानती है कि ये फॉरेस्ट ऑफ डेथ की एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति है। दोनों हैरान होते हैं और सोचते हैं कि क्या ये मछली खाना वाकई सुरक्षित है। हिराको उन्हें मछली खाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहते हैं कि पहला निवाला उसे ही लेना चाहिए, किसी को तो कुर्बान होना ही पड़ेगा, और वो दोनों तो बिल्कुल नहीं बनने वाले। हिराको मछली का एक टुकड़ा खाता है और कहता है कि इसका टेस्ट कमाल का है। उसके बाद तिया और लूसी भी थोड़ा चक्कर देखते हैं, कहकर कि ये सच में बहुत टेस्टी है। आखिर में सभी ने मछली का मजा लिया। फिर हिराको ने बची हुई सारी मछलियाँ पकाकर उनके खाने में शामिल कर दी। उन्होंने इतनी ज्यादा मछलियाँ पकड़ ली थी कि सब एक साथ खा नहीं सकते थे, तो उन्होंने बची हुई मछलियों को नमक के साथ स्टोर करके रख दिया। अब जब उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, हिराको फैसला करता है कि अब वो चावल की खेत बनाएगा। वो शुरू करता है एक नॉर्मल खेत खोदकर और फिर दोनों जगहों को पानी से भर देता है। उसके बाद वो एल से मदद मांगता है हर एक पौधे को अलग अलग लगाने के लिए। कुछ ही समय में उनका खेत पूरी तरह से उग जाता है और काटने के लिए रेडी हो जाता है, इतनी तेजी से जितना हिराको ने उम्मीद भी नहीं की थी। फिर वो और सब लोग मिलकर उनको घर में रख देते हैं, लेकिन काम यही खत्म नहीं होता। हिराको अगले एक हफ्ते तक उन चावल के पौधों को अच्छे से प्रोसेस करता है जब तक वो एकदम बढ़िया क्वालिटी के चावल के दानों में बदल नहीं जाता। लूसी और तिया पूरी प्रोसेस देखती है और हैरान होती है कि चावल बनाने में इतना मेहनत लगता है। वो सोचते हैं कि क्या ये सच में इतना काम का है। तब हिराको ने यकीन दिलाता है कि हाँ, ये मेहनत पूरी तरह से वर्थ इट है। उसके बाद हिराको बाहर जाता है चावल पकाने के लिए। जब चावल पक जाता है तो वो
वो उनसे राइस बॉल्स बनाकर ट्रे पर रखता है और लूसी और तिया से कहता है कि इसे ट्राई करो। जब वे राइस बॉल्स का टेस्ट लेते हैं और पाते हैं कि वो बहुत ही टेस्टी है। उसने पहले वाले मछलियों को राइस बॉल्स के अंदर भर दिया था। भले ही एल्व्स ने सभी राइस बॉल्स खत्म कर दे, पर हिराको खुश है कि उन्हें पसंद आए। अगली बार वो सोचता है कि कोई अलग रेसिपी ट्राई करेगा। अगले दिन चावल के खेत पर कड़ी मेहनत करने के बाद सब लोग अपनी मैजिक का यूज करके खुद को साफ कर लेते हैं, जिससे हिराको थोड़ा जेलस महसूस करता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो एक नहाने का जगह बनाएगा। ये उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने पहले ही पानी का इंतजाम कर रखा है। ये सोचकर हिराको कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब वो नहा लेंगे तो उनका वो नहाने का पानी कहाँ जाएगा। उसे लगता है कि पानी को वापस नदी में डालना सही नहीं होगा। ये सुनकर तिया एक सोल्यूशन बताती है। क्लीनर स्लाइम्स का यूज करके वो नहाने का पानी शुद्ध कर सकता है, फिर वही पानी दोबारा यूज किया जा सकता है। इसके अलावा तिया कहती है कि क्लीनर स्लाइम्स बाथरूम साफ करने में भी मददगार रहेंगे, तो उन्हें खुद से साफ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद दिन के अंत तक वो सफलता से नहाने की जगह बना लेता है। हिराको अपने कपड़े उतार कर दिखाता है कि इसे कैसे यूज करता है। पहले वो अपने शरीर को पानी से धोता है, फिर बाथटब के अंदर जाकर डुबकी लगाता है। ये देखकर सब लड़कियां भी हिराको के साथ नहाने आ जाते हैं, कहकर कि उसके साथ नहाना कितना अच्छा लग रहा है। ये वही सीन था जैसे हिराको ने अपनी पुरानी जिंदगी में सोचा था, इसलिए वो चुप रहता है। अगले दिन लिया अपने गाँव के कुछ और एल्व्स को लेकर आते हैं, जो हिराको से पूछते हैं कि क्या वो भी यहाँ लिया की तरह रह सकती है। हिराको को कोई एतराज नहीं होता, तो वो हाँ कह देता है। लिया सजेस्ट करते हैं कि उन्हें तुरंत नए एल्व्स के लिए एक नया घर बनाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। लिया बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो कहते हैं कि वो खुश है कि अब उनकी प्रजाति दोबारा बढ़ सकती है। हिराको थोड़ा हैरान होता है, सोचता है कि जब सब एल्व्स लड़कियां हैं तो बच्चे कैसे होंगे, पर वो ये देखकर खुश होता है कि सब इतनी उम्मीद से भरे हुए हैं। इसी बीच कुरो ये सब देखकर सोचता है कि हिराको फिर से अपना लड़कियों का कलेक्शन बढ़ा रहा है। उसे याद आता है कि उसकी जिंदगी कितनी दुखद थी जब तक उसकी मुलाकात हिराको से नहीं हुई थी। जब वो और उसका परिवार एक भालू से हार गए थे तो वो सब घायल और निराश थे। उन्हें लगता था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, पर तब उनकी मुलाकात हिराको से हुई। पहले उन्होंने सोचा था कि वो बस एक कमजोर इंसान है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऑलमाइटी फार्मिंग टूल कितना शक्तिशाली है तो उन्होंने तुरंत उसकी इज्जत करना शुरू कर दी। हिराको ने उन्हें अपना साथ देकर अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। कुरो उसके लिए बहुत आभारी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उनका प्रजाति असल में एक भयंकर जीव है जिसे इन्फर्नो उल्व्स कहा जाता है। फिर भी उनका हिराको को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए सब कुछ सही चल रहा है। कुछ दिन बाद नया और बेहतर घर पूरा बन जाता है, क्योंकि उन्हें नए एल्व्स के लिए बदलाव करने पड़े थे। घर एक बड़ा सा महल होता है जिसमें हिराको का रूम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो उनके गाँव का लीडर है। लड़कियां हिराको को घर का टूर करवाते हैं और वो हर जगह से खुश होता है। हर एक लड़की का अपना कमरा होता है और हिराको ये देखकर खुश होता है कि सब अपने घर से खुश है। तब वो एक कमरा देखता है जिसमें बड़ा लॉक लगा हुआ होता है, तो वो सोचता है कि अंदर आखिर क्या हो सकता है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि अंदर दो बिस्तर एक साथ जुड़े हैं। ये समझकर कि ये क्या जगह है, हिराको धीरे से दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि वो ऐसे सोच लेगा जैसे उसने कुछ नहीं देखा। टूर खत्म होने के बाद लिया हिराको से कहती है कि अगर उसे घर का कोई हिस्सा पसंद नहीं आया हो तो वो बस उसे बता दे, वो उसके लिए तुरंत कुछ कर देगी। घर के फिनिशिंग टच के तौर पर हिराको घर के सामने दोनों कुत्तों की दो मूर्तियां लगाता है ताकि घर और अच्छा लगे। अगले दिन हिराको प्लान करता है करी बनाने का, तो वो तिया और लूसी के साथ फार्म पर जाता है ताकि करी के लिए सामान ला सके। लेकिन जब वो सामान ले चुका होता है तो उसे पता चलता है कि तिया और लूसी उसे छोड़कर चली गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शुरू से करी बनाना थोड़ा बोरिंग है। अब हिराको अकेला बचा है सारी करी बनाने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद लिया उसके पास आते हैं और कहते हैं कि वो मदद करना चाहेगी। फिर दोनों मिलकर करी बनाना शुरू करता है। तेल गरम करते हैं, मांस तलते हैं और फिर सब कुछ मिक्स करता है। तभी हिराको को याद आता है कि वो रोटी बनाना भूल गया है। उसे पता है कि रोटी बनाने में काफी समय लगता है, तो वो सोचता है कि चावल बना ले, लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और रोटी ही बनाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे काफी दिन हो गए रोटी खाए हुए। वो जानता है कि सूरज तलने में ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए वो तुरंत काम शुरू कर देता है। करी लगभग तैयार है और तिया और लूसी उसकी खुशबू महसूस कर लेती है। वो सोचते हैं कि शायद ये वही करी है जिसके बारे में हिराको पहले इतना बोल रहा था। अब शाम के वक्त सब डिनर के लिए बैठते हैं। जब वो करी और रोटी का टेस्ट लेते हैं तो सब कहने लगते हैं कि ये बहुत ही लाजवाब है और हिराको की कुकिंग की तारीफ करते हैं। हिराको बस खुश है ये देखकर कि सब उसके हाथ का बना खाना इतनी खुशी से खा रहे हैं। सर्दी का मौसम फिर से आने वाला है, इसलिए हिराको और सब लोग सर्दी के लिए तैयारियां शुरू करते हैं।
मांस को फ्रिज में रखना और सब्जियों को स्टोर करना। उस दिन हिराको देखता है कि लूसी अपनी फायर मैजिक का यूज करके मांस को धुआ दे रही है ताकि वो ज्यादा टाइम तक खराब ना हो। ये देखकर हिराको चाहता है कि काश वो भी मैजिक का यूज कर पाता। वो ट्राई करता है लेकिन पूरी तरह फेल हो जाता है। उस रात हिराको लिया से बात करता है और कहता है कि उसे लगता है सब लोग कितने कूल है क्योंकि सब मैजिक यूज कर सकते हैं, जबकि वो सिर्फ खेती और कुकिंग करता है। लेकिन लिया उसे कहती है कि सबसे टैलेंटेड तो वो खुद है क्योंकि उसने अब तक अकेले इस जंगल में जिंदा रहकर सब कुछ बना लिया है। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। ये बात सुनकर हिराको का मुंह थोड़ा हल्का हो जाता है और उसे एहसास होता है कि वो भी सबके लिए उतना ही जरूरी है। थोड़ी देर बाद सर्दी का मौसम आ जाता है और बाहर बर्फ जमने लगते हैं। इस वजह से सब लोग अपना ज्यादा समय घर के अंदर बिताते हैं। समय काटने के लिए हिराको फैसला करता है कुछ बोर्ड गेम्स बनाने का, जैसे चेस, लूडो, रिवर्सी या वगैरह वगैरह। जब वो रिवर्सी के रूल समझाता है तो लूसी तुरंत कहती है कि ये तो बहुत सिंपल गेम लगता है, लेकिन तिया उसे तुरंत बोलती है कि गेम सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल लगता है, लेकिन असली गेम प्ले में सबसे ज्यादा जरूरी होती है स्ट्रेटेजी। ये सुनते ही माहौल गर्म हो जाता है और लूसी तिया को तुरंत एक मैच के लिए चैलेंज कर देती है। इसी दौरान दूसरे कमरे में बिल्कुल उल्टा माहौल होता है। वहाँ लिया और एक एल्फ शांत बैठकर रिवर्सी खेल रहे होते हैं। तभी कोरो अंदर आता है और लिया को ऐसे ही एक मूव का सलाह देता है। ये देखकर हिराको हैरान रह जाता है क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोरो को गेम के रूल्स पता होंगे। कुछ समय बाद बोर्ड गेम्स थोड़े बोरिंग लगने लगता है तो हिराको थोड़ा मजा बढ़ाने के लिए एक बोलिंग साइड बना देता है। वो सबके सामने अपने बोलिंग स्किल्स सिखाता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कम होने की वजह से वो 2 पॉइंट मिस कर देता है। फिर भी हिराको ये सोचता है कि शायद गेम्स सिंपल होने के बावजूद या बस नए होने के कारण सबको पसंद आ रहे हैं। जो भी हो, हर गेम जो उसने बनाया सबको बहुत पसंद आता है। इस तरह सब लोग सर्दियाँ एक साथ घर के अंदर गेम्स खेल के बिताते हैं, लेकिन वो सर्दी के दिन ज्यादा देर तक नहीं टिकते क्योंकि देखते ही देखते बसंत आ जाती है। एक सुबह हिराको और लड़कियां बाहर निकलते हैं ये बात करने के लिए कि आज क्या करना है। तभी जाबूतन अचानक अलार्म बजाता है। सब लोग तुरंत उस दिशा में दौड़ते हैं जहाँ से अलार्म आया था और देखते हैं कि एक बड़ा सा ड्रैगन सीधा उनकी तरफ उड़कर आ रहा है। ड्रैगन का हमला देखकर लिया और दूसरे एल्स तुरंत खेत की तरफ दौड़ते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। तिया और लूसी बिल्कुल परेशान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे। उन्हें लगता है कि वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो ड्रैगन को मिलकर हरा सके। इसी बीच हिराको वहाँ खड़ा होता है, सोच रहा होता है कि क्या फैसला ले। पहला आइडिया उसके दिमाग में आता है कि सबको भाग जाना चाहिए, लेकिन वो तुरंत समझ आता है कि ये आइडिया बेकार है क्योंकि ड्रैगन आसानी से उन्हें आसमान से फॉलो कर लेगा। हिराको जानता है कि अब कुछ करना ही पड़ेगा वरना ना गाँव बचेगा ना खेती। उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, सबकी रक्षा करनी है। वो अपना खास फार्मिंग टूल निकालता है और सबके सामने ही वो एक जबरदस्त देखने वाला भाला बन जाता है। बिना किसी झिझक के हिराको उस भाले को सीधा ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। किसी को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं होता जब वो भाला इतना शक्तिशाली होता है कि ड्रैगन के बैरियर को पूरी तरह तोड़ देता है और एक ही बार में उसे गिरा देता है। लूसी और तिया दोनों हैरान रह जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने अभी क्या देखा। दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हिराको के पास इतनी जबरदस्त शक्ति है। ड्रैगन के हार जाने के बाद सब लोग मिलकर खेतों में लगी आग को बुझा देते हैं। फसलों को नुकसान हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से वो बहुत ही कम था। उसके बाद सब लोग जंगल की तरफ जाते हैं ताकि ड्रैगन के शरीर को देख सके। जब हिराको उसके लाश को देखता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है क्या इसे खाया जा सकता है। इस दुनिया में ड्रैगन का मांस बहुत मशहूर माना जाता है, तो हिराको बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता और तुरंत सबके लिए लाजवाब खाना तैयार कर देता है। लूसी हमेशा सोचती थी कि ड्रैगन का मांस सख्त और चबाने में मुश्किल होगा, लेकिन उसके हैरानी के लिए वो बहुत नरम और टेस्टी निकला। खाते वक्त लूसी तिया की तरफ मुड़ती है और उसे याद दिलाती है हिराको के उस अटैक के बारे में। फिर वो तिया से पूछते हैं कि अगर ऐसा हमला उस पर होता तो क्या वो उसे रोक पाते। तिया तुरंत सर हिलाकर कहते हैं बिल्कुल नहीं। वो मानती है कि ऐसी शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। उस अटैक ने सिर्फ ड्रैगन के बैरियर को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सीने को एक ही बार में चीर दिया था। इसी दौरान डीमन किंगडम में 4 हाई रैंक डीमन में से एक बिजेल अपने साथी रांदन और ग्राच के साथ एक मीटिंग बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि एक ड्रैगन को सिर्फ एक ही बार में मारा गया है। रांदन और ग्राच दोनों हैरान रह जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि दुनिया में इतनी भयंकर शक्ति भी मौजूद हो सकती है, लेकिन रांदन इस शक्ति को परखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। उसका कहना है कि ऐसी शक्ति को संभालना उसके बस की बात नहीं, और अगर उन्होंने ऐसे व्यक्ति से लड़ने की कोशिश की तो उनकी मौत निश्चित है। बिना किसी झिझक के रांदन खड़ा होता है, अपना पोजीशन छोड़ने का ऐलान करता है और मीटिंग से बाहर चला जाता है। वापस जंगल में हिराको अभी पिछले दिन के खाने के बारे में सोच रहा होता है और उसे अचानक एहसास होता है कि उस खाने में एक चीज की कमी थी, शराब। आज के दिन के लिए हिराको का प्लान बहुत सिंपल था, शराब बनाना। वो एक बड़ा सा अंगूरों का ढेर जमा करता है और उन्हें एक बड़े बाल्टी में डाल देता है। फिर वो लड़कियों से कहता है कि वो उन अंगूरों को पेड़ों से कुचल कर उनका रस निकाले। दिन के अंत तक उन्होंने काफी सारे रस निकाल लिए
होता है। अब सिर्फ एक ही काम बाकी था, उसे फर्मेंट होने देना और इंतजार करना ताकि वो शराब में बदल जाए। इसी दौरान स्वर्ग में वही भगवान जिन्होंने हिराको को इस दुनिया में भेजा था, अपनी ही बेटी गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर से डांट खा रही होते हैं। वो अपने फादर से गुस्सा होते हैं, कहकर कि उन्होंने सब फिर से बिगाड़ दिया। इस बार तो हिराको को जंगल ऑफ डेथ में गिरा दिया। भगवान अपना बचाव करने की कोशिश करता है, कहकर कि हिराको वहाँ मजा ले रहा है और बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी बेटी उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। वो उसे और डांटती है और कहते हैं कि सब गलतियों के ऊपर उसने हिराको को होली लेंस की नकल तक दे दी, जिसे उसने द ऑलमाइटी फार्मिंग टूल का नाम दिया था। वो समझाते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। भले ही हिराको अभी उसे खेती के लिए यूज कर रहा है, लेकिन ये चीज उसकी सारी जीवन शक्ति खत्म कर सकते हैं और उसे तुरंत मार सकते हैं। पर भगवान कहता है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उसने हिराको को एक ऐसा शरीर दिया है जिसमें चोट लगने पर वो तुरंत हील हो जाता है। उसके मुताबिक ऐसे शरीर के साथ हिराको बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ये सुनकर भी उसकी बेटी खुश नहीं होती। उसे लगता है कि उसके फादर ने एक और गलती कर दी, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए वो उसे 300 साल तक एक कोने में खड़े रहने की सजा देते हैं, कहकर कि इतने समय में वो अपनी गलतियों पर विचार करे। अगले दिन जंगल में जाबूतन अचानक अलार्म बजाता है और आगे भागता है। ये सुनकर सब लोग उस जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक लड़की पेड़ से बंधी हुई है। लूसी तुरंत उस लड़की को पहचान लेती है। वो उसकी अपनी बहन फ्लोरा होते हैं। हिराको फ्लोरा को घर ले आता है, जहाँ वो पूरी बात समझाते हैं। पता चलता है कि लूसी के सर पर एक बाउंटी रखा गया था और फ्लोरा उसे ढूंढने के लिए जंगल में आई थी। अब जब लूसी हिराको की पत्नी है तो इसका मतलब फ्लोरा उसकी बहन बन जाते हैं। हिराको उसे स्वागत करता है, अपना बेहतरीन खाना परोसता है और कहता है कि वो जितने दिन चाहे उनके साथ रह सकता है। फ्लोरा भी लूसी की तरह रिसर्च के प्रति इंटरेस्टेड थी। कुछ दिनों तक उनके साथ रहकर वो अपनी खुद की रिसर्च जगह बनाने निकल पड़ती है। लगभग 1 महीने बाद फ्लोरा वापस आते हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं होते। वो अपने साथ मीस का एक बड़ा ग्रुप लाई होते हैं, अपने वफादार साथिया। उनका लीडर एन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि वो लोग यहाँ सबके साथ रहना चाहता है। वो ये भी कहते हैं कि हिराको उन्हें अपने जरूरत के मुताबिक किसी भी काम में लगा सकता है। फ्लोरा का ग्रुप अपने साथ कुछ गायें भी लेकर आता है। ये देखकर हिराको खुशी से झूम उठता है, क्योंकि अब वो बटर और पनीर बना सकता है। ये सब देखकर तिया थोड़ा उदास महसूस करते हैं, क्योंकि उसने अब तक अपने साथियों को नहीं लाए। खुद को थोड़ा साबित करने के लिए वो जंगल में जाते हैं और लौट कर आते हैं एक सेना के साथ, एंजल्स और लिजर्ड मैन के, और ऊपर से वो एक मुर्गा भी लाते हैं, जिसे देखकर हिराको और भी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास अंडे भी हैं। धीरे धीरे उनके इस गांव में हर किसी का काम तय हो जाता है। एंजल्स को सुरक्षा का जिम्मेदार बनाया जाता है ताकि वो जंगल के खतरों से सबको बचा सके। लिजर्ड मैन को उन सारे कामों में लगाया जाता है जिसमें ताकत की जरूरत होती है। उनके लीडर दागा को पहचानना आसान होता है, क्योंकि हिराको उसके हाथ में एक स्कार्फ बांधता है। बाकी सब लिजर्ड मैन एक जैसे दिखता है, इसलिए हिराको उन्हें अलग अलग पहचान नहीं पाता। कुछ ही समय बाद लिया और भी ज्यादा एल्स को साथ ले आते हैं, लेकिन हिराको तुरंत नोटिस करता है कि जितने भी एल्स आई है उनमें एक भी मर्द नहीं है, सब लड़कियां ही है। क्यूरियस होकर वो लिया से पूछता है कि ऐसा क्यों है। लिया समझाते हैं कि ज्यादा मर्द एल्स जिंदा नहीं बचे, लेकिन वो इससे कोई बड़ी बात नहीं मानते और कहते हैं कोई बात नहीं, हम फिर से नए एल्स पैदा कर लेंगे। हिराको ज्यादा सवाल नहीं पूछता, सिर्फ एक थम्स अप देता है और बात यही खत्म कर देता है। एल्स के बढ़ती संख्या को देखकर हिराको को एहसास होता है कि इसका छोटा सा घर अब एक पूरा गांव बन चुका है, इसलिए वो फैसला करता है कि इस जगह का नाम ग्रेट ट्री विलेज रखा जाए और वो खुद इस गांव का लीडर बन जाता है। उस रात सब लोग इस मौके पर एक बड़ी पार्टी रखते हैं। सब नाचते हैं, गाते हैं और अपने नए जिंदगी का जश्न मनाते हैं। अगली सुबह एक एंजल हिराको के पास आकर बताते हैं कि डीमन आर्मी से एक मैसेंजर आया है उनसे मिलने। वो मैसेंजर और कोई नहीं बल्कि बिजल खुद होता है। बिजल कहता है कि वो उनके बसाए हुए गांव के बारे में बात करना चाहता है और गांव के मुखिया से मिलना चाहता है। हिराको समझ जाता है कि ये उसका पहला काम होगा लीडर होने के नाते, तो वो आगे बढ़ता है और कहता है मैं ही इस गाँव का लीडर हूँ। बिजल सबसे पहले हिराको को एक तोहफा देता है, फिर कहता है कि उसके पास कुछ सवाल है उनके बसाए हुए गाँव के बारे में। ये सुनकर हिराको को लूसी की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि इस पूरे जगह की जमीन जिसमें उनका गांव भी शामिल है असल में डीमन किंग की है। ये सुनकर हिराको परेशान हो जाता है, क्या बिजल उन्हें यहाँ से भगाने आया है या उनसे पैसा वसूलने। जो भी हो, हिराको समझ जाता है कि ये उसके लीडर होने के नाते सबसे बड़ा फैसला होगा। थोड़ा सोचने के बाद हिराको बिजल से कहता है अगर डीमन किंग को हमसे कुछ शिकायत है तो हम यहाँ रहने के लिए 10% टैक्स देने को तैयार है, लेकिन वो एक शर्त भी जोड़ता है, टैक्स सिर्फ खेती से होने वाले कमाई पर लगेगा, जानवरों पर नहीं। बिजल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और 10% सुनकर उसके
उसके होश उड़ जाता है। ये देखकर हिराको सोचता है कि शायद 10% बहुत कम है, पर अगले ही पल बिजल जल्दी से कह देता है ठीक है हम मान जाते हैं। वो दोनों अंदर जाकर कागज पर साइन करता है और बिजल डीमन किंगडम वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद हिराको लड़कियों से पूछता है कि उसने कैसा किया। सब उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आमतौर पर टैक्स 60-70% तक होता है, लेकिन उसने सिर्फ 10% पर ही डील फाइनल कर दी। इससे ऊपर अब डीमन आर्मी उनके गांव की सुरक्षा करेगी। इसी दौरान डीमन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर बिजल अपनी रिपोर्ट देता है और सब जनरल्स कांपते हुए बैठे होते हैं। बिजल बताता है कि उसने हिराको को देखा, ग्रेट ट्री विलेज का लीडर जो लूसी, वैम्पायर प्रिंसेस, टिया, एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक पूरे इन्फर्नो उल्फ्स के झुंड के साथ। सिर्फ उन्हें देखकर ही वो समझ गया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने एक ड्रैगन को हरा दिया था। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने खुद टैक्स देने और डीमन किंग की सुरक्षा के तहत आने का प्रस्ताव रखा। बिजल कहता है कि हाँ टैक्स बहुत ही कम था, लेकिन मना करना और ज्यादा खतरनाक हो जाता, क्योंकि अगर वो दुश्मन बन जाते तो पूरा डीमन किंगडम खतरे में पड़ जाता। ये सुनकर जनरल रांदान तुरंत खड़ा होता है और कहता है मैं तुरंत अपने पोजीशन से निकल रहा हूँ, मुझे फ्यूचर में उनसे दुश्मनी मोल लेने का कोई शौक नहीं है। अगले दिन द्राइम जो कि ड्रैगन्स का लीडर है ग्रेट ट्री विलेज में आता है और हिराको को एक सुंदर तलवार तोहफे में देता है। हिराको तलवार स्वीकार करता है पर पूछता है आप लोग इतनी दूर से हमारे गाँव क्यों आए हैं। सेवक बताता है कि द्राइम का घर यहाँ से कुछ ही दूरी में है, वो बिल्कुल नजदीक नहीं है पर इतना पास है कि द्राइम को लगा मिलने आना सही रहेगा। फिर द्राइम अपना असली रूप छोड़कर इंसान के रूप में आ जाता है और खुद का इंट्रोडक्शन देता है। हिराको और उसकी टीम उसे अंदर बुलाकर शराब पिलाता है, लेकिन द्राइम इतनी शराब पी लेता है कि बिल्कुल नशा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है मैं यहाँ हमेशा रहूंगा, अब वापस नहीं जाऊंगा। उसका सेवक तुरंत उसे समझाता है ऐसा करना सही नहीं होगा, यहाँ रहकर आप सबके लिए बोझ बन जाएंगे। द्राइम उसकी बात समझ जाता है, थोड़ा होश में आता है और रात के अंत में वापस अपने घर उड़ जाता है। अगली सुबह हिराको द्राइम के बारे में सोचता है। उसे द्राइम का मेहमान बनना अच्छा लगा था, लेकिन वो मानता है कि उसे ये बात पसंद नहीं आएगी अगर लोग बार बार बिना बताए उनके घर आते रहे। इसलिए वो फैसला करता है कि एक गेस्ट हाउस बनाया जाए, इतना बड़ा कि लगभग 30 लोग आसानी से रुक सके। ये जगह खास तौर पर मेहमानों के लिए होगी ताकि उनके रहने और स्वागत का एक अच्छा अरेंजमेंट हो सके। जब गेस्ट हाउस का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो साथ ही वो एक नया सिस्टम भी बनाता है मेहमानों और दुश्मनों के लिए। जाबूतन एक घंटी बजाएगा जब कोई मेहमान आए और अगर कोई दुश्मन आए तो एक पत्थर पर जोर से वार करेगा ताकि सबको सिग्नल मिल जाए। इसके अलावा उन्होंने एक वेलकम वाले ग्रुप भी तैयार किए जिनका काम था मेहमानों का स्वागत करना। कुछ दिनों बाद सब तैयारियां पूरी हो जाते हैं और उन्हें अपने पहले मेहमान मिलता है, बीस्टमैन का एक ग्रुप। लूसी उनका स्वागत करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन तुरंत उसे लगता है कि इस ग्रुप में कुछ अजीब है। वो महसूस करते हैं कि कुछ लोग जंगल में छुपे हुए हैं। तब उनका लीडर कार्फ तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि वो लोग शायद बिना उसकी इजाजत के पीछे पीछे आ गए होंगे। लूसी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन उन्हें चेतावनी देती है कि अपने रहने के दौरान सावधान रहे। जब बीस्टमैन अंदर आता है तो वो गेस्ट हाउस के सजावट से इम्प्रेस हो जाता है। फिर भी लड़कियों को शक होता है कि ये लोग शायद किसी दूसरे मकसद से आए हैं। पहली बात, उन्होंने कोई तोहफा नहीं लाया जैसे दूसरे मेहमान लाते थे, और दूसरी बात, जंगल में छुपे हुए दो बीस्टमैन का होना। इन दोनों बातों की वजह से लड़कियां अपनी मेहमान नवाजी थोड़ी कम कर देती है और उन्हें नॉर्मल से थोड़ा कम क्वालिटी का खाना परोसती है। हिराको को इस पर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो उनकी बात से सहमत होता है। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि बीस्टमैन धोखा देने नहीं आए थे, असल में वो तो व्यापार करने आए थे। गार्व समझाता है कि उनके गांव में पैसे देकर चीजें नहीं खरीदते, बल्कि चीजों के बदले चीजें देकर अपना व्यापार करते हैं। उसने हिराको से पूछा कि क्या उनके गांव के लोग उनके गांव में जाकर व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक सफर करना उनके लिए मुश्किल था और सामान लेकर वापस जाना और दोबारा आना और भी मुश्किल होगा। बीस्टमैन अलग अलग तरह के रंग, ग्लास से बनी चीजों का व्यापार करता है, जो सब हिराको के लिए काफी दिलचस्प थे। उसने तुरंत कहा कि वो सब कुछ खरीदना चाहता है। इसी तरह दोनों तरफों के बीच एक समझौता हो जाता है। ड्राइम भी बीच में आकर कहता है कि वो भी मदद करेगा, बस बदले में एक डब्बा शराब मिल जाए। क्योंकि हिराको लीडर होने के नाते खुद पहला व्यापार नहीं कर सकता, तो तिया वॉलंटियर करते हैं कि वो जाएगी। कुछ दिनों बाद तिया वापस लौट कर आते हैं ड्राइम के साथ और गर्व से घोषणा करते हैं कि व्यापार पूरी तरह सफल रहा। सब सामान वैसे ही बदला गया जैसे तय हुआ था। उसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि बीस्ट विलेज के लीडर ने पूछा है क्या उनके कुछ लोग ग्रेट ट्री विलेज में आकर रह सकते हैं। हिराको ने इस बारे में सोचा और ये माना कि और ज्यादा मेंबर्स मिलना फायदेमंद होगा, इसीलिए उसने हाँ कर दी। तब तिया ने बताया कि ये ग्रुप 20 जवान लड़कियों का है। ये सुनकर हिराको एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उसके गाँव में पहले ही ज्यादातर लड़कियां आई थी। उसने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गाँव का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, इसलिए उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा कि वो तभी उन्हें अपने गाँव में रखेगा जब बीस्टमैन कम से कम 2 जवान लड़कों को भी भेजेंगे। कुछ ही समय बाद बीस्टमैन आ गए और उनके लीडर का नाम था सेना। वो घबराती हुई हिराको के पास आते हैं और बोलते हैं
आप मुझे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मुझे यहाँ से निकाल मत देना। हिराको मुस्कुराता है और प्यार से कहता है, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तुम्हें कोई भी नहीं भगाने वाला। ये सुनकर सेना ने चैन की सांस ली। उसके बाद हिराको ने पूछा कि वो दो जवान लड़के कहाँ हैं जिनके लिए उसने कहा था। सेना ने तब दो लड़कों को सामने लाया, लेकिन वो सिर्फ 11 साल के बच्चे थे, हिराको की उम्मीद से काफी छोटे। उन्हें देखकर हिराको ने सोचा, अरे यही तो हमारे गाँव का भविष्य है। सेना और बाकी बीसमैन सोच रहे थे कि उनके साथ यह बुरा व्यवहार होगा, लेकिन उनके हैरानी के लिए हिराको और बाकी सब ने उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया। धीरे धीरे वो भी यहाँ रहना एंजॉय करने लगे। हाँ, इतना जरूर था कि इतने अलग अलग प्रजातियों के बीच रहने की आदत उन्हें थोड़ी देर से लग रही थी। एक दिन जब हिराको 20 बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है, तब जमीन अचानक जोर से हिलने लगती है। एक भयानक भूकंप आता है। एक एंजल तुरंत आसमान से नीचे आती है और बताती है कि ये भूकंप एक भालू और एक बड़े से सांप के बीच हो रही भयानक लड़ाई की वजह से हो रहा है, जो गांव से ज्यादा दूर नहीं है। एंजल पूछते हैं कि क्या उन्हें इस लड़ाई में दखल देना चाहिए या सिर्फ देखते रहना चाहिए, जबकि हिराको तो बस इतना सोच रहा होता है कि ये दोनों का टेस्ट कैसा होगा। एंजल उसे लेकर जंगल में पहुंचते हैं जहाँ वो लड़ाई हो रही होती है। जैसे वो पास पहुंचते हैं, हिराको अपना भाला निकालता है और एक ही बार में दोनों को गिरा देता है। ये देखकर एंजल शॉक जाते हैं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि हिराको इतना शक्तिशाली हो सकता है। बाद में वो उन दोनों भालू और सांप को गांव में वापस ले आता है, जहां उनका मांस पकाकर एक टेस्टी खाना बनाया जाता है। सांप का टेस्ट लगभग चिकन जैसा होता है, तो हिराको सोचता है कि इसके साथ कुछ और एक होना चाहिए। तुरंत ही वो मेयोनेज बनाने लगता है और जब वो तैयार होती है तो फ्लोरा उसे चखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि टेस्ट कमाल का होता है। उसके बाद हिराको अपने अगले काम पर लगता है। वो और फ्लोरा मिलकर एक बैच तैयार करता है। मिक्सर को गोल गोल गूंथ कर बॉल्स बनाता है और एक बैरल में भर कर नीचे रख देता है, ताकि वो कुछ महीनों में फर्मेंट होकर अपना असली फ्लेवर पाले। इतने में लूसी आकर बताती है कि नए मेहमान आए हैं। ये नए मेहमान बुद्धि ड्वार्फ्स का एक ग्रुप होता है, जिनका लीडर एक खरूस सा दिखने वाला आदमी डोनोवन होता है। उन्होंने सुना था कि ग्रेट ट्री विलेज में बना हुआ शराब बहुत हाई क्वालिटी का होता है, तो वो लोग थोड़ा शेयर करने आए हैं। हिराको तो तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन लूसी बीच में बोल पड़ते हैं, हम अपनी शराब बिना कुछ ले नहीं दे सकते। डोनोवन माफी मांगता है और कहता है कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन बदले में वो टेक्नोलॉजी दे सकता है। वो समझाता है कि क्योंकि गांव में इतनी फसल होते हैं, वो उन्हें सिखा सकते हैं कि इन फसलों से शराब कैसे बनाया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए ड्वार्फ्स तुरंत एक डेमो दिखाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करके वो भट्टे से क्रॉन उसकी बनाकर दिखाता है। हिराको एक छोटी सी सिप लेता है और कहता है कि इसका टेस्ट असली लगता है, बस थोड़ा ज्यादा काढ़ा है उसके लिए। इसके बाद दोनों तरफों के बीच एक समझौता हो जाता है और ड्वार्फ्स ऑफिशियली ग्रेट ट्री विलेज के सदस्य बन जाता है। इस मौके को मनाने के लिए सब लोग एक बड़ी वेलकम पार्टी रखते हैं। सब मिलकर पीते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और गाते हैं। हिराको खास तौर पर इसीलिए खुश है क्योंकि आखिरकार गांव में कुछ आदमी भी आ गए हैं। अब इसका मतलब यह है कि एल्व्स आराम से अपनी जाति को आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी चिंता के। पार्टी के दौरान हिराको थोड़ा झुककर डोनोवन से मजाक में पूछता है, तो बताओ यार, क्या यहाँ कोई लड़की है जिसे देखकर तुम्हारा दिल आ गया हो? डोनोवन हंसकर कहता है, यहाँ सब लड़कियाँ बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी पसंद थोड़ी अलग है। मुझे तो ऐसी औरतें पसंद है जिनके दाढ़ी मुझे घनी और पूरी हो। ये सुनकर हिराको सिर्फ एक ठंडी सांस लेकर कहता है, मैं हार मान गया भाई, मेरे से नहीं होगा। अगली सुबह हिराको अपने काम में बिजी होता है जब वो देखता है कि एक विशाल ड्रैगन गांव की तरफ आ रहा है। उसका पहला रिएक्शन होता है उसे तुरंत गिरा देना, लेकिन जैसे वो अपना भाला उठाने वाला होता है तभी ड्राइम वहाँ आ जाता है और खुद उस ड्रैगन का सामना करता है। हिराको सोचता है सब कंट्रोल में है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है तो एक और ड्रैगन दूर से उनकी तरफ आता दिखाई देता है। जब उसे लगता है कि गांव की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो अपना भाला निकालता है और पूरी ताकत से ड्रैगन पर फेंकता है। वो हमला लगभग उसे लग ही जाता है, लेकिन ड्रैगन आखिरी पल में बच जाता है। हिराको दूसरा भाला फेंकने वाला होता है कि तभी ड्राइम का सेवक दौड़ कर आता है और चिल्लाता है, रुकिए, ये दोनों ड्रैगन्स ड्राइम की पत्नी और बेटी है। गलतफहमी दूर होते ही ड्रैगन्स अपने इंसानी रूप में आ जाता है। ड्राइम की पत्नी अपना इंट्रोडक्शन देती है, ग्रेफलून, और उसकी बेटी का नाम लेस्टी है। ग्रेफलून बताते हैं कि उसे शक हो गया था क्योंकि उसने ड्राइम को रात के समय चुपके से जाते देखा था, तो उसे लगा वो किसी और के साथ समय बिता रहा है। ये सुनकर हिराको तुरंत ये बात क्लियर करता है, ड्राइम किसी धोखे में नहीं था, वो सिर्फ हमारे गाँव में शराब पीने आता था। ग्रेफलून थोड़ा शर्मिंदगी से कहते हैं, हाँ गलती मेरी थी, लेकिन मुझे उन पे शक करने का पूरा वजह था। वो बिना बताए रात में निकल जाते थे और राजा के खजाने से कुछ चीजें भी ले जाते थे। सब कुछ समझने के बाद ग्रेफलून और लेस्टी दोनों हिराको से माफी मांगते हैं इस परेशानी के लिए। हिराको कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि सब कुछ शांति से सुलझ गया। उसके बाद ड्राइम धीरे से अपनी पत्नी से कहता है, ग्रेट ट्री विलेज के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर कभी कुछ बुरा हुआ तो इनके पास इतनी ताकत है कि वो हमारा पूरा साम्राज्य खिला सकता है। ये सुनकर ग्रेफलून कहते हैं, तो बेहतर होगा कि हमारी बेटी लेस्टी यही कुछ समय के लिए रहे। उसका मानना है कि इससे दोनों तरफों के संबंध और मजबूत होंगे और लेस्टी को भी नया एक्सपीरियंस मिलेगा।
हिराको बिना झिझक के ये ऑफर मान लेता है और लेस्टी का गांव में स्वागत करता है। इसी तरह लेस्टी अपनी नई जिंदगी ग्रेट ट्री विलेज में शुरू करते हैं, लेकिन सब कुछ पहले जैसे आसान नहीं होता। कई लोग उससे थोड़ा परेशान महसूस करता है क्योंकि वो ड्रैगन जाति से है और उसकी शक्ति थोड़ी भयानक है। इसलिए हिराको उसे मेहमानों के साथ अच्छे से बातचीत करने का काम देता है ताकि व्यापार सही से हो। और पहला टेस्ट तब आता है जब बिजल दोबारा गाँव में आता है। जैसे ही उसकी नजर लेस्टी पर पड़ती है वो एकदम डर की मारे कांपने लगता है। इतना घबरा जाता है कि हिराको की हर एक शर्त को बिना सोचे तुरंत मान लेता है, बस इसीलिए ताकि लेस्टी नाराज ना हो जाए। ये देखकर हिराको मुस्कुराता है और सोचता है, हाँ, लगता है कि मैंने सही इंसान को सही जगह रखा है। बाद में बिजल डीमन किंगडम वापस जाकर सब कुछ जनरल्स को बताता है। उनके चेहरे पर घबराहट छा जाते हैं। बिजल कहता है अब ग्रेट ट्री विलेज के पास ड्रैगन्स भी है। जनरल्स तुरंत तय करते हैं कि उन्हें उनकी ताकत का सही अंदाजा लगाना होगा। इसलिए बिजल अपनी बेटी फ्लोरेम को गाँव में जासूसी के लिए भेजने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद फ्लोरेम गाँव में पहुँचते हैं क्योंकि बिजल ने पहले ही बताया था कि उसकी बेटी कुछ समय वहाँ रहेगी। सब लोग उसे खुले दिल से स्वागत करता है। दिन भर फ्लोरेम चुपके चुपके गांव का जांच करते हैं, उनकी शक्तियों का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन जितना वो देखते हैं उतना ही हैरान हो जाते हैं। फ्लोरेम ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ग्रेट ट्री विलेज के पास इतनी शक्ति है कि अगर वो चाहे तो पूरे दीमक किंगडम को एक ही बार में मिटा सकता है। उसे हैरानी होती है कि आखिर ऐसा गाँव चलाता कौन है, कौन सा इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि गाँव का लीडर हिराको एक इंसान है तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं। लेस्टी उसे तुरंत चेतावनी देते हैं कि वो हिराको को कम ना समझे क्योंकि हिराको इतना शक्तिशाली है कि वो चाहे तो उसकी फादर जैसे एक एंशिएंट ड्रैगन को भी हरा सकता है। ये सुनकर फ्लोरेम की रूह कांप जाते हैं। जब भी उसे बात करते हैं वो बहुत फॉर्मल और सीरियस हो जाते हैं। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और ऑटम का मौसम आता है। इसके साथ आता है टेस्टी खाने का समय। सब लोग किचन में मिलकर एक बड़ा और गर्म नाश्ता तैयार करने में लग जाता है, लेकिन आधे काम के बाद सबको लगता है कि कुछ मिसिंग है, सी फूड। लूसी को याद आता है कि उसका एक व्यापारी दोस्त है जो उन्हें सी फूड दे सकता है, तो सब मिलकर साउथ की तरफ सफर पर निकलता है ताकि उस व्यापारी से बात कर सके। 3 दिन बाद डीमन किंगडम का एक व्यापारी उनके गांव पहुंचता है। उनका नाम होता है मिकेन। वो सबसे पहले उनका धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसकी सेवा की और फिर अपना लाया हुआ सी फूड दिखाता है। ज्यादातर मछली और कुछ अलग अलग तरह के सी फूड होता है। मिकाइल अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि उसके यहाँ आने का 3 कारण है। पहला, हिराको से मिलकर उसका धन्यवाद करना, दूसरा, नए व्यापार का ऑफर करना और तीसरा, उसका सबसे बड़ा सपना ग्रेट ट्री विलेज के व्यापार का आधिकारिक बनना। उसका मतलब ये था कि अगर हिराको मान ले तो आगे से गांव के सारे व्यापारिक समझौते मिकाइल ही संभालेगा। मिकाइल उन्हें समझाता है कि उनके फसलों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अगर उसे बेचने का मौका मिले तो वो उनकी असली कीमत से कई गुना महंगा बेच सकता है। हिराको और सब लोग मिलकर बात करते हैं और उन्हें मिकाइल की बातें अच्छी लगती है, इसीलिए वो समझौते के लिए हाँ कर देते हैं। मिकाइल उनके गाँव के ड्रैगन पर सवार होकर वापस चला जाता है। जाते हुए टिया कहती है, मिकाइल काफी भरोसेमंद लगता है, उसे देखकर नहीं लगता कि वो हमें धोखा देगा। हिराको भी कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमारा व्यापार उसके साथ अच्छा रहे। लेकिन जैसे मिकाइल आसमान में उड़ता है और विलेज की नजर से दूर होता है, वो अपना शांत चेहरा छोड़ देता है। वो घबराहट में कांपते हुए कहता है, भगवान का शुक्र है मैं उन डरावने लोगों के बीच से जिंदा बच गया। वापस गाँव में हिराको तुरंत काम में लग जाता है और नए नए सी फूड का इस्तेमाल करके एक लाजवाब खाना बनाता है। सब लोग मिलकर उस खाने का मजा लेते हैं, लेकिन उनका सुकून ज्यादा देर नहीं दिखता। कुछ ही देर में आसमान में एक और ड्रैगन दिखाई देता है जो गांव पर हमला करने लगते हैं। हिराको बिना झिझक के अपना ऑलमाइटी स्पीयर उठाता है और ड्रैगन को एक ही बार में नीचे गिरा देता है। लेकिन जब वो जंगल में जाकर देखने जाता है कि क्या ड्रैगन का मांस पकाने लायक है, तो उसे हैरानी होती है। वो ड्रैगन अपना इंसानी रूप ले लेता है और उसके सामने आते हैं द्राइम की बड़ी बहन हाकुरेन। हाकुरेन बताते हैं कि उसने सुना था कि द्राइम ने शराब के नशे में कहा था कि वो अपनी बेटी को हिराको के साथ शादी करवा देगा। ये सुनकर वो क्यूरियस हो गए थे और खुद देखने आ गए कि आखिर ये हिराको है कौन। हिराको तो एकदम हैरान रह जाता है और कहता है, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कब ऐसी कोई बात मानी थी। द्राइम थोड़ा शर्माते हुए माफी मांगता है और कहता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त मैं पूरी तरह नशे में था। हिराको फिर हाकुरेन से पूछता है कि उसने सीधा आकर अपना इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया। हाकुरेन हंसकर कहते हैं, मैंने हमेशा सुना था कि ग्रेट ट्री विलेज का लीडर बहुत शक्तिशाली है, तो मैंने सोचा पहले उसका थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। हिराको इस बात पर नाराज नहीं होता, लेकिन कहता है, अगली बार जब टेस्ट लेना हो तो थोड़ा कम नुकसान करना। फिलहाल गाँव में घुसने से पहले तुम्हें अपने किए का साफ सफाई करनी होगी। हाकुरेन बिना कुछ कहे अपने सारे कारनामे साफ कर देते हैं। उसके बाद उसे गेस्ट हाउस में बुलाया जाता है जहाँ उसके लिए डिनर रखा गया होता है। थोड़ी ही देर में वो सबके साथ घुल मिल जाता है। खाना खत्म होने के बाद हाकुरेन कह
कैजुअली कहते हैं, मैंने सुना है तुम लोगों के बीच महजन नाम का एक खेल काफी मशहूर है, मैं भी खेलना चाहती हूँ। हिराको सोचता है कि शायद इसे खेल के रूल्स नहीं पता होंगे, तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। लेकिन हाकुरेन हाथ हिलाकर कहता है चिंता मत करो, मैं खेलते खेलते समझ जाऊंगी। थोड़ा मजा बढ़ाने के लिए वो सजेस्ट करते हैं चलो इस बार हम थोड़ा बेट लगाते हैं, हारने वाले को कुछ देना पड़ेगा। हिराको के पास देने लायक कुछ खास नहीं है, तो वो मजाक में कहता है तो चलो स्ट्रीट महाजन खेलते हैं, जो भी राउंड हारेगा उसे एक कपड़ा उतारना पड़ेगा। सब हंसकर हाँ कर देते हैं और कुछ ही देर में खेल शुरू हो जाता है। माहौल एकदम टेंशन से भरा होता है, ड्रैगन्स बहुत जोश में होते हैं और उन्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं। ये स्ट्रीट महाजन एक मजेदार खेल के बजाय एक सीरियस लड़ाई बन जाता है। हिराको देख रहा होता है कि हाकुरेन इस खेल में नहीं है और बाकी सबसे कम कपड़े पहनी हुई है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस खतरनाक लेवल का है। खेल शुरू होने के बाद से हिराको हर बार पूरे ध्यान से पॉइंट्स बना रहा होता है, लेकिन कुछ अजीब हो रहा होता है। वो हर एक राउंड में हार जाता है, पता नहीं कैसे। थोड़ी देर में उसके पास सिर्फ एक पतला कपड़ा बचा होता है। वो शक करता है कि शायद हाकुरेन अपने मैजिक का यूज करके चीटिंग कर रही है, लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई और जरूर पकड़ लेता। फिर एक पल आता है जब हिराको के पास जीतने का परफेक्ट मौका होता है। अगर वो अगला दाव सही खेल ले तो पूरा गेम उसके पक्ष में हो सकता है। वो पूरे विश्वास के साथ अपना महाजोंग टाइल फेंकता है, लेकिन किस्मत फिर उसके खिलाफ होती है। वो राउंड भी हार जाता है। सब लड़कियां जोर से चिल्लाती है अब तो कपड़े उतारना पड़ेगा, और हिराको जो अपनी बात का पक्का है हार मानकर अपना आखिरी कपड़ा भी उतार देता है। अब वो बस अपने शर्म के साथ वहाँ खड़ा होता है, सबके सामने बिना कपड़ों के। इसी बीच डीमन किंगडम में बिजेल और उसके जनरल्स और ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। अब ग्रेट ट्री विलेज के पास हाकुरेन जैसे शक्तिशाली ड्रैगन्स भी आ गई है, जो उन्हें और ज्यादा खतरा महसूस करवा रही है। मीटिंग के दौरान गलगर तो अपनी चिंता बताता है। उसकी बेटी पिछले कुछ दिनों से उल्टा सीधा बिहेव कर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन रांदन एक नजर में सब समझ जाता है। वो कहता है हम उनसे लड़ ही नहीं सकते, और बिना कुछ बोले वो टेबल पर एक रेजिग्नेशन लेटर छोड़कर वहीं से गायब हो जाता है। यहाँ गांव में हाकुरेन सबके साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। वो कुछ समय के लिए ही रुकने का फैसला करते हैं, और हिराको के लिए ये और भी हैरान कर देने वाला बात होता है जब उसे पता चलता है कि हाकुरेन तो हर काम में एक्सपर्ट है, चाहे वो खेती हो, पढ़ाई हो या कंस्ट्रक्शन। हाँ, एक बात अलग है, वो हर काम करते हुए शिकायत करना कभी नहीं भूलती, पर ऐसा करते हुए भी वो गाँव के बच्चों को पढ़ाई लिखाई और मैथ सिखाने लगते हैं। एक दिन लेमिया जाति के कुछ लड़कियां गांव में आते हैं और सब बिना कपड़ों के होते हैं। वो हिराको से मदद मांगते हैं। वो बताते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स ने जंगल में एक डंजन ढूंढा है और उसे क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन इसकी वजह से लेमिया लोगों को अपने घर से भागना पड़ा। अब वो मजबूरी में यहाँ तक मदद मांगने आई है। हिराको सोचता है कि उन्हें ऐसे वापस भेज देना गलत होगा, तो वो एक समझौता करता है। लेमिया अपने कीमती पत्थर के बदले गाँव से फसल ले जा सकते हैं। बाद में लेमिया लड़कियां अपने घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले हिराको ने रोकता है और कहता है अगली बार जब गांव में आना तो थोड़े कपड़े पहन लेना। फिर वो उन्हें कपड़े के टुकड़े देता है जिसे वो अपने ऊपर लपेट लेते हैं ताकि कम से कम ऊपर का हिस्सा ढक जाए। उस दिन के बाद से लेमिया लोग एक डिलीवरी सर्विस करता है और गांव के साथ व्यापार शुरू कर देते हैं। उनके और ग्रेट ट्री विलेज के बीच एक अच्छा संबंध होने लगता है। इतने नए बदलाव और सफलता के साथ हिराको को महसूस होता है कि अब गांव एक नए दौर में घुस गया है। अब वो सच में तरक्की कर रहा है। इसी दौरान डीमन किंगडम में प्रिंसेस यूरी को एक अफवाह सुनाई देती है। लोग कह रहे होते हैं कि फ्लोरेम को ग्रेट ट्री विलेज में बंदी बना लिया है और वो वहाँ जबरदस्ती रखी गई है। इन झूठी बातों से गुस्सा होकर यूरी ऐलान करते हैं हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें गांव पर हमला करके फ्लोरेम को वापस लाना ही होगा। इसी समय बिजल गांव में पहुंचता है और फ्लोरेम को बेवकूफी भरी प्लान बताता है। वो कहता है कि यूरी के आसपास के कुछ लोगों ने उसे गलत बातें बता दी है, जिससे उसे लगता है कि फ्लोरेम जबरदस्ती यहाँ रखी गई है। फ्लोरेम ये सुनकर कहते हैं ये तो एक बेकार सोच है, हमारी सेना का ग्रेट ट्री विलेज के सामने कोई मौका नहीं। बिजल भी मानता है, उसे पता है कि उनके और इस गांव के ताकत के बीच जमीन आसमान का फर्क है। वो कहता है सिर्फ तुम ही हो जो इस लड़ाई को होने से रोक सकते हो, कल सुबह उनका हमला होने वाला है। फ्लोरेम तुरंत तैयार हो जाते हैं और अगले दिन डीमन आर्मी के आने से पहले ही लेमिया लड़कियों को सामने भेजते हैं। जैसे ही डीमन सोल्जर्स उन लड़कियों को देखते हैं वो डर के मारे कांपने लगता है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि इस गांव से लड़ना पागलपन है। उसके बाद वो 3 लड़कियां रोजलिन, जोलिना और क्लैकेस, जिन लोगों ने प्रिंसेस को इस लड़ाई के लिए उकसाया था, उन्हें पकड़कर हिराको के सामने लाया जाता है। फ्लोरेम बताती है अब ये तीनों यहाँ रहेंगे और हिराको के कामों में मदद करेंगे, और अगर कभी इन्होंने गांव को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो इन्हें खत्म करने में बिल्कुल हिचकिचाओ मत। ये सुनकर तीनों डर के मारे जम जाते हैं। प्रिंसेस यूरी भी अपना सर झुकाकर हार मान लेते हैं। फ्लोरेम हिराको से कहते
कहते हैं प्रिंसेस कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आई, वो सिर्फ देखने आए थे कि गांव में जिंदगी कैसे चलती है। यूरी खुद कहते हैं मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे भी एक नॉर्मल लड़की ही समझो। और इसके साथ ही वो अपने गाँव में रहने की शुरुआत करते हैं। अगले दिन फ्लोरेम उसे गाँव का टूर करवाते हैं। प्रिंसेस हर जगह देखते हैं अलग अलग फसलें, लोगों का शांत जीवन, और हैरान रह जाते हैं। पर उसके साथ आई नॉबल लड़कियां बिल्कुल दुखी रहते हैं। उन्हें एक आम गाँव में रहना पसंद नहीं आता। रात में वो चुपके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भेड़िए और मकड़ियाँ पहले से ही पहरा दे रही होते हैं और सब रास्ते बंद कर देते हैं। बचने का कोई रास्ता ना देखकर वो तीनों हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि समझदारी से काम करना फिलहाल के लिए बेहतर है, और जब तक कभी वापस जाने का मौका न मिल जाए। इसी बीच प्रिंसेस यूरी अपना टूर जारी रखते हैं और फ्लोरेम के साथ मिलकर गाँव की जिंदगी और उसके लोगों को और अच्छे से समझने लगते हैं। यूरी मान लेते हैं कि उसने इतना शांत और अच्छे से चलने वाले गाँव के खिलाफ लड़ाई करने का सोचकर एक बड़ी बेवकूफी की थी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि पूरी गलती उसकी नहीं थी, क्योंकि फ्लोरेम बिना कुछ बताए डीमन किंगडम से गायब हो गए थे। उसके जाने के बाद सब लोग परेशान थे, और जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो वहाँ की कुछ लड़कियों ने यूरी को यकीन दिलाया कि फ्लोरेम को बंदी बना लिया गया है। फ्लोरेम समझ जाते हैं कि पूरी गलतफहमी उसकी वजह से हुई थी। वो यूरी से वादा करते हैं कि आगे से वो हमेशा उसे हर बात की जानकारी देती रहेगी, ताकि ऐसी परेशानी दोबारा ना हो। कुछ समय बीतने के बाद सब लड़कियां धीरे धीरे गाँव के जिंदगी में खुल मिल जाते हैं। जो काम उन्हें पहले बोझ लगता था, उसमें अब उन्हें सुकून और खुशी मिलने लगती है। यूरी अपने आखिरी दिन 20 बच्चों के साथ खेतों में काम करते हैं। जब कुछ लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि एक राजकुमारी को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, तो उन्हें तुरंत याद आता है कि उसकी असली पहचान छुपा के रखी गई है, और वो चुप हो जाते हैं। यूरी को कोई शिकायत नहीं होती। वो मेहनत का काम करते हुए कहते हैं बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। दिन के अंत में उसके वापस आने का समय आ जाता है। वो सबका दिल से धन्यवाद करते हैं, हिराको और गाँव के सब लोगों के प्रति सम्मान जताते हैं और वादा करते हैं कि वो दोबारा जरूर मिलेगी। वो ग्रेट ट्री विलेज छोड़कर नई सोच और सम्मान के साथ चले जाते हैं। बाकी लड़कियां जो पहले यहाँ रहना नहीं चाहती थी, अब इस गांव के शांत और प्यारे जीवन में इतनी खुश है कि वापस जाने से इनकार कर देते हैं। यूरी भी उन्हें नहीं रोकती। वो कहते हैं जो चाहे करो, और अकेले ही डीमन किंगडम वापस चली जाते हैं। कुछ ही दिन बाद गाँव में सर्दियों की तैयारी शुरू होता है। इस बार फसल इतनी ज्यादा होती है कि उनके स्टोर रूम में जगह कम पड़ जाता है। इस समस्या को देखते हुए लेस्ली आगे बढ़ते हैं और कहते हैं क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा फसल अपने फादर को भेज दूं? हिराको कुछ देर सोचता है, फिर हाँ कह देता है। थोड़ी देर बाद हाकुरन भी बोलते हैं मैं भी कुछ सामान अपने पेरेंट्स को देने के लिए खर्च जाऊंगी। हिराको उसे भी परमिशन दे देता है। हाकुरन अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो अकेले नहीं होते। उसके साथ एक माउंटेन एल्व्स का ग्रुप होता है। उनके लीडर होती है एक लड़की जिसका नाम है या बताते हैं कि वो लोग पहले पहाड़ों में शांति से रहते थे, लेकिन कुछ समय से खाने की कमी होने लगी और जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। हिराको उनकी बात ध्यान से सुनता है और उनके दुख को समझकर कहता है कि वो यहाँ रह सकते हैं। ये सुनकर या खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं अगर जरूरत हो तो मैं जमीन पर सोने को भी तैयार हूँ। लेकिन हिराको तुरंत कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने मेहमानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम सबके लिए ठीक से रहने की जगह बनाऊंगा। उस पल से या हिराको का शुक्रगुजार होते हैं। वो सोचते हैं कि वो उसका एहसान कैसे चुकाए, लेकिन जब भी वो मदद करने की कोशिश करते हैं तो उसे ज्यादा परेशानियां पैदा हो जाते हैं। एक दिन जब हिराको काम कर रहा होता है, वो कैजुअली कहता है मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी चाहिए। ये सुनते ही या तय कर लेते हैं कि वो अकेले जंगल में जाएंगे और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक उसे मिट्टी नहीं मिल जाती। कुछ समय बाद यह एकदम गर्व के साथ वापस आते हैं। उसके हाथों में मिट्टी थी और उसके चेहरे पर एक प्यारे से मुस्कान। हिराको उसकी सफलता देखकर बहुत खुश हुआ और उसे शाबाशी दी। अपने तलाश के दौरान याको एक अजीब चीज भी मिली। उसे जंगल के पास एक डंजन दिखा जो लामिया लड़कियों के डंजन से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसने तुरंत जाकर ये बात हिराको को बताई। ये सुनकर हिराको बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसने फैसला किया कि वो एक सर्वे पार्टी भेजेगा ताकि उस डंजन की जानकारी ले सके, लेकिन उसने सबसे पहले उन्हें वार्निंग दी वहाँ कुछ भी ज्यादा खतरनाक या पागलों जैसे काम मत करना। कुछ ही देर बाद सर्वे टीम वापस आ गई, लेकिन इस बार वो थोड़े परेशान लगते हैं। उन्होंने डंजन के अंदर एक ब्लड वाइपर होने के सबूत ढूंढ लिया था। क्योंकि ब्लड वाइपर का मांस बहुत कीमती और रेयर माना जाता था, गांव के लोग तुरंत ही एक इमरजेंसी ग्रुप बनाता है और डंजन की तरफ जाकर उसे मार गिराने का फैसला करता है। लेकिन हिराको उन्हें रोकता है और कहता है कि ऐसे फैसले पूरे गाँव के साथ बातचीत करके लेना चाहिए। बिना सबकी राय के कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं होगा। कुछ ही समय बाद सर्दी का मौसम आ जाता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, सब लोग नोटिस करते हैं कि लूसी की तबीयत ठीक नहीं चल रही। वो अक्सर बीमार रहते हैं, उल्टी करते हैं और पीली पड़ गए थे। शुरू में किसी ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कुछ दिन बाद सबके दिमाग में एक ही बात आई,
लूसी सिर्फ बीमार नहीं थी, वो प्रेग्नेंट थी। ये खबर पूरे गांव में खुशी की लहर ले आई। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान थे और खुद हिराको भी अपने स्वभाव में बदलाव महसूस करता है। जब उसे समझ आता है कि वो बाप बनने वाला है तो उसे अपनी जिम्मेदारियां और भी अच्छे से समझ आते हैं। वो लूसी का हर छोटी बड़ी बात पर ख्याल रखता है, उसे आराम करने देता है। लेकिन लूसी शांत तरीके से कहते हैं, ज्यादा चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक घंटे बाद आन ने सबके लिए नाश्ता तैयार कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि गांव में लोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब सब एक ही बार में डाइनिंग हॉल में नहीं बैठ सकते, इसलिए खाने को 3 ग्रुपों में बांटना पड़ता है। पहला ग्रुप होता है हिराकू और हर जाति के लीडर्स, दूसरा ग्रुप गांव के आम सदस्य होता है और तीसरा ग्रुप वो लोग हैं जो दूसरे ग्रुप में नहीं है। इसी दौरान एंजल्स अपने हर रोज की रिपोर्ट देने आते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन पहले कुछ किलर रैबिट्स गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भेड़ियों ने उन्हें रोक दिया। उसके लिए ये एक अच्छी खबर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उनके पास रैबिट का मांस भरपूर है खाने के लिए। ये सुनकर हिराकू एक बात नोटिस करता है, एंजल जब अपना काम करते हैं तो वो बहुत जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जैसे उनका काम खत्म होता है वो तुरंत पूरी तरह से आलसी बन जाता है। वो रोज के घर के कामों में बेकार होता है, लेकिन जब बात आती है गांव की सुरक्षा की तो वो सबसे भरोसेमंद होता है। दोपहर तक हिराकू अपना काम निपटा लेता है और फिर लंच का समय आ जाता है। एन्ने और उसके साथियों ने खाना परोसा, लेकिन हिराकू को एक अजीब बात का एहसास होता है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, लेकिन वो सबसे 2 बार नाश्ता और लंच करवा रहा है। खास तौर पर एल्व्स को ये बात अजीब लगता है। वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके सारे फसलें जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। लंच के बाद हिराकू वापस काम पर लग जाता है। इस बार वो कुछ नया करने का सोचता है। वो फूल लगाने का फैसला करता है। अब तक उसका ध्यान सिर्फ जिंदा रहने के लिए फसल उगाने पर था, लेकिन अब वो चाहता है कि गाँव सुंदर भी दिखे। इसके अलावा हिराकू ने गाँव के बच्चों के लिए ट्रेनिंग शुरू करवा दी। उसे लगता है शायद कभी जरूरत न पड़े, लेकिन तैयार रहना बेहतर होता है। शाम के समय जब डिनर परोसा जाता है, मीट्स एक नए डिश लेकर आते हैं। हिराकू से शक्कर महसूस करता है कि वो बहुत खराब बनी है, लेकिन उनका दिल न तोड़ने के लिए वो छोटी मुस्कान के साथ उन्हें थम्स अप देता है। डिनर अब मीटिंग जैसा बन गया था, जहाँ लोग अपने रिपोर्ट्स देते थे। इसी दौरान फ्लोरेम हिराकू के पास आते हैं और एक नई खबर देते हैं। यूरी ने एक लेटर भेजा है, उसमें उसने गाँव के एप्पल्स और जाबूतन के बनाए कपड़े मंगाए हैं। फ्लोरेम कहते हैं, मैं उसे कहने वाली थी कि इतनी भी लालची मत बने, लेकिन हिराकू हाथ उठाकर कहता है, चलो ठीक है, अगर जाबूतन के पास समय हो तो वो कपड़े बना देगी। इसी बीच ड्वार्फ्स अपने शराब पर काम कर रहे होते हैं। वो हिराकू को बताते हैं कि अपनी ड्रिंक्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए उन्हें अभी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा अंगूर चाहिए। हिराकू खेतों में जाकर देखता है कि और अंगूर कैसे उगाया जा सकता है। तभी सेना भागते हुए आते हैं और कहते हैं, हिराकू, एक अजीब आदमी अचानक गाँव में आ गया है। हिराकू तुरंत वहाँ दौड़कर पहुँचता है और जो वो देखता है उसे देखकर शौक रह जाता है। एक अनजान आदमी उसके बनाए हुए भगवान की मूर्ति के सामने झुककर प्रणाम कर रहा था। सबसे ज्यादा हैरानी हिराकू को इस बात से होती है कि ये आदमी गांव की डिफेंस को पार करके अंदर कैसे आ गया बिना किसी के पता चले। तभी लूसी आगे बढ़ते हैं और जैसे उस आदमी का चेहरा देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। वो बताते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वार्डग्राइफ यानी वैम्पायर्स का राजा है। वार्ड पलटकर लूसी को हेलो कहता है। उसके बाद हिराकू से गेस्ट हाउस में ले जाता है, जहाँ उसे बैठने को दिया जाता है। बैठते ही वार्ड अपने अचानक आने का कारण बताता है। उसे अफवाह सुनने मिली थी कि लूसी प्रेग्नेंट है और वो खुद देखने आया था कि ये सच है या नहीं। शुरू में उसे विश्वास नहीं हुआ कि लूसी जैसे वैम्पायर्स कभी एक इंसान के साथ शांत जीवन जीकर बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन अब सब देखकर उसे एहसास होता है कि वो गलत था। हिराकू एक्साइटेड होकर पूछता है, तुमने खुद को राजा कहा, इसका मतलब क्या है? लूसी समझाती है, इसका मतलब कुछ ऐसा है जैसे सब वैम्पायर्स के लिए परदादा या गॉडफादर होना। वार खुद भी समझाता है, मैं 4000 साल से जिंदा हूँ और मेरी लंबी उम्र का राज ये है कि मैं समय समय पर अपनी यादें मिटा देता हूँ। वो कहता है कि वो सिर्फ अपना नाम और कुछ जरूरी चीजें याद रखता है, बाकी सब यादें मिटाकर अपने दिमाग में जगह खाली कर देता है। हिराकू को ये बात बहुत डरावनी लगती है, लेकिन वार कहता है, शुरू में हाँ डर लगता है, लेकिन आदत पड़ जाते हैं। फिर वार अचानक आने के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि उसने गांव से एक डिवाइन प्रेजेंस महसूस की थी और बिना समझे ही वो उन मूर्तियों के सामने झुक गया। वो कहता है, मैंने खुद भगवान को सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी यादों का हिस्सा मिटा दिया था, इसलिए अब मुझे याद नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। लेकिन जब मैंने तुम्हारा बनाया हुआ वो स्टैचू देखा, मुझे यकीन हो गया ये वही रूप है। हिराकू तुरंत समझ आता है कि वार क्या चाहता है। वो उस मूर्ति को लेना चाहता है, लेकिन हिराकू मना कर देता है। वो कहता है, ये पूरे गांव का हिस्सा है, मैं इसे नहीं दे सकता। वार निराश हो जाता है। तभी हिराकू कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक नया जरूर बना सकता हूँ। ये सुनकर वार खुशी से झूम उठता है। दिन के अंत तक हिराकू एक नई मूर्ति बनाकर उसे दे देता है। जब वार पूछता है इसकी कीमत कितनी होगी, तो हिराकू कहता है, मैं इसके पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि पैसा लेना मतलब भगवान की कीमत लगाना होगा। तुम इसे ऊपर वाले का तोहफा समझ लो। खुशी से वार अपना मूर्ति लेकर वापस महल चला जाता है। अपने महल पहुँचते ही वार अपने सेवकों को हुक्म देता है, पुराने स्टैचू को
हटा दो और इस नए मूर्ति को स्थापित करो। जब वो मूर्ति खोलता है तो सब उसकी सुंदरता और कारीगरी देखकर हैरान रह जाता है। एक सेवक कहता है, ये एक मास्टरपीस है, इसे बनाने वाले का नाम हर जगह फैलना चाहिए। लेकिन वह सर हिलाकर मना करता है। वो आदमी फेमस नहीं होना चाहता, उसे सिर्फ एक शांत और सुख भरी जिंदगी चाहिए। फिर वो हिराको और उसके गाँव के लिए इनाम देने का आदेश देता है। सभी वैम्पायर्स को हुक्म दिया जाता है कि ग्रेट ट्री विलेज के लोगों के साथ दोस्ती और सम्मान रखे और लूसी के बच्चे का सम्मान करते हुए वह अपने तरफ से एक पियानो भेजता है। कहता है, ये मेरी तरफ से एक आशीर्वाद और तोहफा है। जब पियानो गांव में पहुंचता है तो सब लोग बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है। सब उसे बजाने की कोशिश करते हैं और पूरा गांव उसकी आवाज से गूंज उठता है। ऐसे ही गांव का जीवन शांति और खुशियों से चल रहा था। किसी को भी कोई शिकायत नहीं होती। सब लोग अब भी लूसी का पूरा ख्याल रखते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। लूसी बार बार कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन सब फिर भी उसे आराम करने देते रहता है। सिर्फ एक बात लूसी को परेशान करते है कि अब वो शराब नहीं पी सकता। इस वजह से गांव के लोग हिराको के पास इकट्ठा होते हैं और कहते हैं, क्यों ना हम सारी शराब बेचकर निकाल दे, अब इसका यहाँ कोई काम नहीं। सब लोगों को लगा कि अगर लूसी सबको पीते हुए दिखेगी जबकि वो खुद शराब नहीं पी सकते तो उसके लिए एक टॉर्चर जैसा होगा। लेकिन हिराको ने उन्हें समझाया, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, अगर हमने सारी शराब अभी बेच दी तो बाद में पछतावा हो सकता है। उसने एक बेहतर सुझाव दिया, सभी शराब के बैरल्स को जमीन के नीचे स्टोर कर दो, जब तक लूसी फिर से पी सकती हो तब तक सब सेफ रहेंगे। सबको ये आइडिया अच्छा लगा और इससे सहमत हो गए। उसी दिन शाम को खेतों में दोनों वन और उसके साथी उदास थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोगों ने पीना बंद कर दिया है और उन्हें लगा कि शायद उन्होंने शराब बनाते वक्त कोई गलती कर दी या फिर लोगों को अब उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा। हिराको ने उन्हें तुरंत समझाया, बात ऐसे नहीं है, कोई भी शराब से नफरत नहीं करता, बस लूसी इस समय नहीं पी सकते और सब लोग उसका साथ देने के लिए पीना चाह रहे हैं। ये सुनकर ड्वार्फ इम्प्रेस हो जाता है। उन्होंने कहा, ऐसी दोस्ती देखकर हम और भी मेहनत से काम करेंगे। अगले दिन जब लूसी अपने कमरे में आराम कर रही थी, गांव के सब लोग एक एक करके उसे गिफ्ट देने आए। किसी ने खाना, किसी ने बच्चे के कपड़े और किसी ने ऐसे सामान दिए जो बच्चे के जन्म के बाद काम आएंगे। दिन के अंत में लूसी बिस्तर पर लेटकर थोड़ा बेचैन महसूस करने लगते हैं। तभी उसे एहसास होता है अब टाइम आ गया है। जैसे ही सबको ये पता चलता है, घर के सब लोग दौड़कर गर्म पानी और टॉवल्स ले आते हैं ताकि डिलीवरी की तैयारी की जा सके। लेकिन हिराको ये सब देख नहीं पाता। वो घर से बाहर चला जाता है और पूरी रात उसी पहले वाले पेड़ के अंदर सोता है जब वो इस दुनिया में पहली बार आया था। अगली सुबह जब हिराको घर लौट कर आता है तो वो देखता है कि लूसी अपने नए पैदा हुए बेटे को गोद में लिए बैठी है। उस पल हिराको के दिल में कई सारे इमोशंस भर जाते हैं। वो आगे बढ़कर पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाता है। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर उसका नाम रखते हैं, एल्फ्रेड। ये नाम पूरी तरह से लूसी का आइडिया था। एक हफ्ते बीत जाता है और हिराको सोचने लगा कि गांव कितना आगे बढ़ गया है। जब वो इस दुनिया में आया था तब वो अकेला महसूस करता था, लेकिन अब उसके पास दोस्त, परिवार और एक पूरा समाज है। गांव दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था और हिराको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है उनकी मदद के लिए। ये सोचकर हिराको ने फैसला किया कि उसे गांव वालों को कुछ देना चाहिए उनकी मेहनत और वफादारी के लिए। अगले दिन उसने सबको गाँव के चौराहे में बुलाया और एक नए सिस्टम के बारे में बताया। उसने एक छोटी सिल्वर कॉइन निकाले और समझाया कि ये अब गांव का एक ऑफिशियल पैसा होगा जिससे सब व्यापार और लेन देन करेंगे। हिराको ने हर सिक्का अपने हाथों से बनाया था ताकि कोई भी नकली सिक्का नहीं बना सके। सब लोगों को ये आइडिया बहुत रोमांचक लगा। कुछ लोगों ने तुरंत ही अपने कॉइन्स का इस्तेमाल फर्नीचर, कपड़े और हथियार खरीदने में किया, जबकि कुछ लोगों ने अपने कॉइन्स बचा कर रख लिए। कुछ ही दिनों में सब लोग कॉइन्स का इस्तेमाल करना सीख गए। लेकिन फिर हिराको को एक दिक्कत समझ आए। अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी कि एक सिक्के की असली कीमत कितनी होनी चाहिए। एक दिन एक छोटी 20 लड़की हिराको के पास आए और पूछने लगे, मैं एक बेबी खरीद सकती हूँ क्या अगर मैं एक सिक्का दूं तो? ये सुनकर हिराको पहले तो शॉक किया, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत समझा कि अब उसे कुछ साफ नियम बनाने होंगे कि पैसे से क्या खरीदा जा सकता है और क्या नहीं। लेकिन उसे डांटने या मना करने के बजाय हिराको ने उसे एक दिन के लिए गाँव का लीडर बना दिया और उसका सिक्का उसी के बदले में ले लिया। इस पर पूरा गाँव हंसने लगा और माहौल जम गया। कुछ दिन बाद एल्फ्रेड के जन्म की खुशी में एक बड़ा दावत रखा गया। पूरा गांव एक साथ जमा हुआ, सबने मिलकर खाया पिया और जश्न मनाया। हिराको जब एक बड़े से शराब के बैरल को देखता है तो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता उस दिन का जब मैं अपने बेटे के साथ बैठकर ये पीऊंगा। लूसी मजाक में कहते हैं, शायद वो दिन तुम्हारे सोचने से भी जल्दी आ जाए। इसी बीच एल्फ्रेड के जन्म की खबर डीमन किंगडम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ के 4 जनरल्स पहले ये समझ चुके थे कि ग्रेट ट्री विलेज की शक्ति से टक्कर लेना पागलपन है, इसलिए उन्होंने सोचा शायद हम उनके साथ अच्छे संबंध तभी बना सकते हैं अगर डीमन किंगडम का कोई व्यक्ति
लड़के उनके गांव में शादी करके रहे। लेकिन जैसे ही डीमन किंग ने ये बात सुनी, वो गुस्सा हो गया और जोर से चिल्लाकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं यूरी को उस गांव में शादी करके जाने नहीं दूंगा। अगले दिन हिराको सुबह उठता है, तभी गांव की कुछ लड़कियां उसके पास आते हैं और कहते हैं, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो सब अंदर बैठते हैं और बताते हैं कि पास के जंगल में कुछ लोग रहते हैं जो कह रहे हैं कि वो गांव में आकर बसना चाहते हैं। ये लोग युद्ध की वजह से अपने घर से निकाले गए थे और उनकी संख्या लगभग 100 थी। ये सुनकर हिराको सोचने लगता है, अगर हम इतने लोगों को लेना चाहते हैं तो हमें एक नया गाँव बनाना पड़ेगा। लूसी तुरंत सुझाव देती है, क्यों ना हम उस नए गाँव का नाम भी ग्रेट ट्री विलेज रख दे। हिराको हंस पड़ता है और कहता है, ये काम बहुत बड़ा होगा। लेकिन बाकी सब लोग एक्साइटेड हो जाता है। उन्होंने कहा, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे। और इस तरह सब मिलकर उस नए गांव की सुरक्षा की यात्रा पर निकल पड़े। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड 500 कमेंट्स का टारगेट रखता है, वो सभी पूरा कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल एंड ओवरपावर्ड एनिमेस देखना पसंद है, देन स्क्रीन पे शो है उन वीडियोस पे क्लिक करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो पर।